जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ सीए कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस। बिफोर वी स्टार्ट जरा मुझे बच्चे रिवाइज कराएं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन कौन से ऑडिट के जार्गन देखे थे। जी स्टार्ट। क्या हमने ऑडिट टीम की हायरार्की देखी थी? आए इसको रिवाइज करते हैं। पहले बनते हैं जूनियर, फिर बनते हैं सेमी सीनियर, फिर बनते हैं सीनियर। सीनियर के बाद आर्टिकल जब खत्म हो जाती है तो जो हमारा आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद जो हमारा पहला डेजिग्नेशन होता है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। फिर बनते हैं मैनेजर, फिर बनते हैं सीनियर मैनेजर। फिर दो रास्ते, या तो आप बनेंगे डायरेक्टर या बनेंगे ऑडिट पार्टनर। रिपीट करो, ऑडिट पार्टनर इज द पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट के आखिर में जो कागज का टुकड़ा है जिसको रिपोर्ट कहा जाता है, जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, जिसमें ओपिनियन देते हैं, ये कागज, ये डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज साइंड बाय द ऑडिट पार्टनर। ऑडिट पार्टनर ये वो बंदा है जो पूरे ऑडिट का जिम्मेदार है और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। बोले तो ऑडिट पार्टनर। ठीक है, अगर बहुत ही क्विकली अगर पिछली क्लास को रिकैप कर दूं तो याद है वो ट्रायंगल बनाया था इस तरह का, जूनियर ऑडिट जूनियर। आई होप ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जी। जरा आप बताएं जी, कौन किसके काम को रिव्यू करता है जी? शाबाश बताएं जी। रिपीट करें, द वर्क ऑफ जूनियर is reviewed by semi-senior. The work of semi-senior is reviewed by senior. The work of senior is reviewed by assistant manager. फिर मैंने कहा था कि भाई हो सकता है कि मैनेजर हो और हो सकता है कि सीनियर मैनेजर भी हो। ये तीनों असिस्टेंट मैनेजर और मैं यूं कर देता हूं, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, हो सकता है एक जॉब पर ये तीनों हो और हो सकता है एक जॉब पर ये तीनों ना हो। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जो तुम्हारा जॉब इंचार्ज, यहां से एक और वर्ड है, कहो जॉब इंचार्ज। ग्राउंड पर जो ऑडिट चल रहा होगा उसका कप्तान जॉब इंचार्ज है। ये वो बंदा है जो सारे ऑडिट प्रोसीजर का जिम्मेदार है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन दी ऑडिट टीम, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्लाइंट पंगे कर रहा है, टीम के आपस के पंगे हो रहे हैं, ये सारे पंगे कौन निपटाएगा? जॉब इंचार्ज। हो सकता है कि ये तीनों बंदे ना हो और जो जॉब इंचार्ज है वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा होगा? ऑडिट पार्टनर को। आइडियली, कहो आइडियली, देयर मस्ट बी अ मैनेजर बिटवीन द जॉब इंचार्ज एंड द ऑडिट पार्टनर। और ऑडिट फर्म के अंदर ये जो काम को चेक करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिव्यू। कहो ऑडिट रिव्यू। बाय ऑडिट रिव्यू वी मीन कि ऑडिट फर्म के अंदर किसी क्लाइंट पर जब एक बंदा दूसरे के काम को चेक करता है, ये कहलाता है ऑडिट रिव्यू। द वर्क ऑफ जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर, द वर्क ऑफ सेमी इज रिव्यूड बाय सीनियर, द सीनियर हु विल आइडियली बी द जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज के ऊपर हो सकता है एएम भी हो, मैनेजर भी हो, सीनियर मैनेजर भी हो। एंड ऑब्वियसली हर जॉब का, हर क्लाइंट का ऑडिट पार्टनर तो लाजमी होगा, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेट जिम्मेदारी जो है वो ऑडिट पार्टनर की। क्या ये बात समझ आ रही है जी? अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या लास्ट टाइम स्टार्ट किया था जी? ये तो मैं रिकैप कर रहा था जी। कुछ लिखवाया था मैंने आपको, जरा बताएं जी क्या लिखवाया था जो मौजूद थे लास्ट क्लास के अंदर? लेक्चर नंबर 2 जॉब इंचार्ज। जरा रिपीट करें क्या था जी जॉब इंचार्ज? हजरत मैं लेक्चर 3 में सबसे पहले रिपीट करवा रहा हूं जब मैंने लेक्चर नंबर 2 में लिखा था, ताकि आप क्रॉस चेक कर लें जी। जरा बहन पढ़िएगा। Job in charge is a person who is captain of the audit. Job in charge is a person who is the captain of the audit team At the audit line. at the audit line, And he is responsible. and he is responsible For all procedures. to be performed At the audit line. at the audit line. He reviews the work. He reviews the work. Juniors and semi. He reviews the work of juniors and अच्छा, और क्या लिखवाया मैंने आपको? हाँ, रिपीट करें शाबाश। Audit partner is a person. Audit partner is a person Who is who is ultimately ultimately responsible. responsible Entire audit. for the entire audit, Engagement. And for the entire audit engagement, and responsible and he is responsible for signing the audit. for signing the audit report। ठीक है जी। अच्छा, और क्या लिखवाया था मैंने? ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर रिकैप कर दूं बहुत ही क्विकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो टीम जाती है ऑडिट करने के लिए, इसके लिए अगर मैं जल्दी से डायग्राम बनाऊं फिर यहीं से हम बात का आगाज करेंगे।
थ्योरी के पेपर में ये जरूरी है कि सबसे पहले पिछला रिवाइज किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। जब क्लास खत्म हो रही होगी तो फिर रिवाइज करेंगे, ताकि क्लास के स्टार्ट में भी रिवीजन और क्लास के आखिर में भी रिवीजन। थ्योरी का पेपर है, पेपर में 30 से 50 नंबर की रूट लर्निंग आ रही है, जहां तुम्हें इतनी बार मैं क्लास में इंशाल्लाह कवर करा दूंगा कि तुम्हें घर में प्रेशर कम लगे और तुम्हें चीजें ऑलरेडी क्लास में याद हो जाएं। सब्जेक्ट का नाम क्या जी? ऑडिट एंड अश्योरेंस। ठीक है जी। ये कौन है जी? EY। ऑडिट किसका कर रहे हैं जी? PSO। बैलेंस शीट डेट क्या है जी? दिसंबर 31 लेट्स से 2020। 5 बंदों की टीम गई ऑडिट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं नई बात करता हूं हजरत। लेक्चर 3 और 2 को मैं मर्ज करता हूं। ठीक है। आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपका दोस्त लेट से KPMG में होता है। ठीक है जी। आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपने 2 क्लासें ली, आपने कहा ऑडिट में तो बड़ा मजा आ रहा है जी, तो यार मैं जरा अपने दोस्त को फोन करके पूछता हूँ आजकल वो कहाँ है। तुमने अपने दोस्त को फोन लगाया, तुमने कहा और भाई खालिद आजकल तू कहाँ है? खालिद ने कहा यार आजकल मैं सीमेंस पाकिस्तान को ऑडिट कर रहा हूँ। मैंने कहा खालिद आजकल तू कहाँ है? खालिद ने कहा यार मैं आजकल सीमेंस की ऑडिट जॉब पर हूँ। मैंने कहा खालिद आजकल तू कहाँ है? कह रहा है आजकल मैं ऑडिट के असाइनमेंट में हूँ। मैंने कहा खालिद आजकल तू कहाँ है? कह रहा ऑडिट के एंगेजमेंट में हो। मैंने कहा खालिद आजकल तू कहाँ है? खालिद ने गाली दे दी मुझे। कह रहा है इतनी देर से बता रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या? उसने इतनी बार जो जुमले कहे वो सारे एक बात थी। कहा ऑडिट जॉब पर हूँ, ऑडिट वर्क पर हूँ, ऑडिट असाइनमेंट पर हूँ, ऑडिट एंगेजमेंट पर हूँ या ऑडिट एश्योरेंस पर हूँ। मैं ये जुमला रिपीट करता हूँ स्लो मोशन में, पूरी क्लास रिपीट करेगी। ऑडिट के जार्गन है, आगे बढ़ने के लिए इन बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है। एक बड़ी अहम बात, मैं तुमसे ऑडिट के जार्गन बुलवाऊंगा। पूछो क्यों? ताकि जब तुम पेपर में लिख रहे होगे, जब मैं तुम्हें ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें ऑलरेडी जार्गन्स का पता होगा। जिस तरह लॉ के पेपर की अपनी भाषा है, कॉस्टिंग के अपने टर्म्स हैं, उसी तरह ऑडिट के भी अपने जार्गन्स हैं। अब जरा स्लो मोशन में रिपीट करते हैं कि खालिद ने कहा क्या। खालिद ने कहा मैं आजकल ऑडिट जॉब पर हूं, ऑडिट असाइनमेंट पर हूं, ऑडिट वर्क पर हूं, ऑडिट एश्योरेंस पर हूं। आखिर में उसने कहा मैं आजकल ऑडिट एंगेजमेंट पर हूं। यहां से एक वर्ड हमारी जिंदगी में आया, ऑडिट एंगेजमेंट। ये मैं ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा हूं। एक वो एंगेजमेंट है जिसके चक्कर में मैट्रिक से लगे हुए हैं, और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि कम से कम कैफ पास नहीं होगा। हम रिकमेंड करेंगे पहले क्वालिफाई कर लें, बाद में चक्कर में लगना, वरना बड़े मसाइल हैं। ठीक है जी। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? रिपीट करो। ठीक है जी। अब सुनिएगा जरा हजरत, लेक्चर नंबर 2 और 3 को यहां मैं आके लिंक करके जोड़ता हूं जरा। ये 5 बंदों की टीम आजकल कहां ऑडिट कर रही है? रिपीट करो। ये 5 बंदे आजकल PSO पर एंगेज्ड हैं। जो 5 बंदे PSO का ऑडिट कर रहे हैं वो कहलाएंगे एंगेजमेंट टीम या एश्योरेंस टीम। क्योंकि अल्लाह, क्योंकि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऑडिट एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि जो टीम PSO पर जाकर ऑडिट कर रही है, ये आजकल कहां एंगेज्ड है? तो ये क्या कहलाएगा? PSO की, कहो PSO की ऑडिट एंगेजमेंट। जो टीम जा रही है ऑडिट एंगेजमेंट टीम, ऑडिट टीम भी कह सकते हैं, मुंह में फिक्स हुआ ऑडिट टीम, बेहतर वर्ड क्या है? लिहाजा वो पार्टनर, वो बंदा जो PSO के ऑडिट रिपोर्ट को साइन ऑफ करने का जिम्मेदार होगा, वो PSO के लिए कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। समझ आ रहा है? सब्जेक्ट की बेसिक में घुसेंगे तो आगे सब्जेक्ट पढ़ने का मजा आएगा। और ये सारे जार्गन्स का काम शुरू की 5 क्लास का है। ठीक है। इसका मतलब है एक नया वर्ड क्या सीख लिया? एक नया वर्ड हमारी जिंदगी में आ गया। क्या आ गया जी? एंगेजमेंट पार्टनर। जनाब, आपके एग्जाम का सवाल शुरू यहां से होता है। अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे, बल्कि इनफैक्ट आज तो हम पढ़ेंगे, जो आज हम बेसिक और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने लेक्चर 1 में भी पास पेपर्स देखे थे, हम लेक्चर नंबर 2 में भी देखे, आज हम लेक्चर 3 के अंदर हैं। तो आज भी मैं पास पेपर की रीडिंग कराऊंगा। लेकिन जब तुम सिनेरियो बेस्ड सवाल पढ़ोगे तो सवाल शुरू यहां से हो रहा है, यू आर एन एंगेजमेंट पार्टनर। और आप कह रहे हैं सर ये क्या होता है? सवाल स्टार्ट है, यू आर एन ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर। फिर आप मुझसे कहेंगे सर सवाल शुरू कहां से हो रहा है? बात समझ आ रही है? तो ये आपका जो ICAP का सवाल है वो शुरू कहां से हो रहा है? वो शुरू ही ऑडिट के जार्गन से हो रहा है। अच्छा, एक और बात सुनो जरा,
सपोज करो 5 बंदों की टीम, रिपीट करो 5 बंदे, ये वो बंदे हैं जो ग्राउंड पर जाकर ऑडिट कर रहे हैं। 3 बंदे बैक ऑफिस में, 5 और 3 8 बंदे। 5 बंदे वो जो फील्ड वर्क में है, 1 मैनेजर, 1 सीनियर मैनेजर, 1 पार्टनर, 5 ग्राउंड पर, 3 बैक ऑफिस में, 5 और 3 8 बंदों की इंगेजमेंट टीम। पार्टनर कहलाएगा इंगेजमेंट पार्टनर, मैनेजर कहलाएगा इंगेजमेंट मैनेजर। वर्ड कौन सा फोकस कर रहे हैं हम? अब अगर किसी लड़के के जहन में सवाल आता, सर ये इंगेजमेंट के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप? भाई अब ऑडिट का टेक्निकल जार्गन है, मैं क्या करूं? इसका मतलब है अगर मैं खालिद से पूछूं, खालिद भाई नाराज नहीं हो, आखिरी बार बता आजकल तू कहां है, तो खालिद ने रोते हुए कहा मैं आजकल PSO पर एंगेज हूं, अब नहीं पूछना वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। फिर खालिद की पोस्टिंग हो गई लेट से सीमेंस पाकिस्तान। मैंने फिर उसको फोन किया तो उसने मेरे सलाम करने का बाद ही कहा मैं आजकल सीमेंस पर एंगेजमेंट पर हूं, मैं आजकल सीमेंस की ऑडिट एंगेजमेंट पर हूं। क्या बात समझ आई है? ठीक है, अब यहीं से एक और बात करता हूं मैं। एंगेजमेंट जुमला पूरा करता हूं। एंगेजमेंट इसका मतलब है जो रिपोर्ट साइन कर रहा है वो कौन है? अच्छा, अब मैं इसको और मजीद क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है जी, हजरत जिनकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम इस वक्त ऑडिट के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हैं और हम बड़ा एंजॉय करके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, 4-5 क्लास तक चलता है बेसिक, फिर हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है आइजा 500। पूरा सिलेबस आपस में लिंक्ड है, आपस में स्टिच्ड है। जब आइजा 500 पढ़ा रहा हूंगा तो फिर कोई और टॉपिक भी साथ में आ रहा होगा। जब आइजा 500 कवर हो जाएगा उसके बाद आएगा आइजा 320, तो जब मैं 320 पढ़ा रहा हूंगा तो भी आइजा 500 की लिंकिंग आ रही होगी। और आइजा 500 जो हमारा ऑडिट का पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट चैप्टर कह लें उसको आप, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर सिलेबस। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल एक और देता हूं मैं आपको, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस वक्त ENY के मैंने उस दिन भी कहा था कि अर्नस्ट एंड यंग के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तकरीबन समझो 30-35 पार्टनर्स है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कराची तो कराची में मेरे ख्याल में 8-9 पार्टनर्स होंगे। ठीक है जी, ये नंबर्स डू फ्लक्चुएट, कभी 1 कभी 2 आगे पीछे होते हैं। बहरहाल उमर चुगताई, ठीक है जी, ये मेरे दोस्त भी हैं और जब मैं फर्म में था तो ये उमर भाई उस टाइम जो है वो सुपरवाइजर थे। इस वक्त उमर चुगताई जो है वो EY के रिक्रूटिंग पार्टनर है। ठीक है जी, बहरहाल तो अगर आप EY की तरफ जाएंगे तो आपका सबसे पहले टाकरा उमर भाई से होगा। ठीक है, बहरहाल कर लेंगे, देख लेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, आगे चलो। एक और पार्टनर है जी, सपोज करें हैं जी शेख सलमान, बहुत से दोस्त हैं हमारे। ये सारे पार्टनर है जेन्युइन, जिंदा एक्चुअल पार्टनर्स हैं ये, एज वी स्पीक ये फर्म में होंगे। ठीक है, एक और पार्टनर अरस्तान खालिद, उफ़ो, एक और हसीन आदमी है ये तीनों बड़े मशहूर पार्टनर्स है EY के। ठीक है, ये तीनों कौन है? हमारे लेक्चर की शर्त है कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है। आप जितना बोलेंगे मैं उतनी जान मारूंगा और मजा तब आएगा, हमारी दोस्ती हो चुकी है आपस में। ये तीनों कौन है? कहो ऑडिट पार्टनर्स। ये जो मैं तुमसे बुलवा रहा हूं, मैं तुम्हें बेट कर रहा हूं, तुम आज लिख लो और टाइम नोट कर लो कि सर साजिद ने पूरे बैच के अंदर 150 घंटे के अंदर हमसे कई बार बुलवाया। जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो यही आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी और उस टाइम तुम्हें लिखना बहुत आसान हो जाएगा और हम इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास कर लेंगे। इससे पहले भी लोगों ने किया है, हम भी करेंगे इंशाल्लाह कह दिया करें भाई। ठीक है जी, कबूलियत की घड़ी कोई भी हो सकती है ना भाई। ठीक है जी, उमर भाई से मैंने कहा उमर भाई, अच्छा उमर भाई जो है वो आजकल कौन सी जॉब्स देख रहे हैं, सुनिएगा जरा। मैं चाह रहा हूं मैं और आप ऑडिट की एक फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं, फिर पढ़ने का मजा आएगा। उमर भाई के पास है हबीब बैंक, उमर भाई के पास है यूनाइटेड बैंक UBL और उमर भाई के पास है लेट्स से इंडस मोटर्स OMG। शेख सलमान के पास जो है वो है जनाब, सपोज करें हबीब इंश्योरेंस, शेख सलमान के पास है होंडा और उनके पास है कॉलगेट पॉमोलिव। अरस्तान खालिद के पास है पाकिस्तान स्टील, उनकी किस्मत। उनके पास है जनाब PSO और उनके पास है लेट्स से एबर्ट लेबोरेटरीज। ठीक है, मैंने उमर भाई को फोन किया, मैंने उमर भाई और सब खैरियत है, आजकल कहाँ हैं, आजकल आप फर्म में क्या है? उमर भाई ने कहा, मैंने सवाल किया उमर भाई आजकल आप फर्म में क्या है? क्या सवाल किया उमर भाई आजकल आप फर्म में? उमर भाई ने कहा भाई मैं ऑडिट पार्टनर हूं। मैंने कहा उमर भाई आजकल कौन सी जॉब्स कर रहे हैं? उमर भाई आजकल आप कौन सी जॉब्स देख रहे हैं? अगर मैं कोई जुमला स्पीड में बोल दूंगा और मुझे लगेगा मैंने स्पीड में बोल दिया है तो फिर मैं जुमले को दोबारा रिपीट करूंगा।
अगर आपको लगे सर आपने बहुत स्पीड में बोल दिया है, तो आप हाथ से इशारा करें, इशारा करें, इशारा करें, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मेरे बच्चों को बताओ कि एसके से कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर दौरान लेक्चर कोई सवाल है तो तुमने हाथ रेस करना है, और अगर मैं यूं करूंगा इसका मतलब है या तो मैं समझाने वाला हूं या थोड़ी देर रुक जाओ। बात समझ आ रही है? ताकि दरमियान में अगर मैं तुम्हारा सवाल का जवाब देना शुरू कर दूंगा तो बाकी बच्चे हो सकता है इरिटेट हो जाएं कि ये कौन सी ट्रेन पड़ गया, आप आगे निकल गए, तो फिर मैं आपको उस टाइम रोक दूंगा, ठीक है। मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उमर भाई आजकल आप कौन सी जॉब्स देख रहे हैं? उमर भाई ने कहा आजकल मैं हबीब इंश्योरेंस देख रहा हूं, हबीब बैंक देख रहा हूं, मैं यूबीएल देख रहा हूं और मैं इंडस मोटर्स देख रहा हूं। इसका मतलब है वैसे तो उमर भाई ईवाई के पार्टनर हैं, लेकिन इन तीनों जॉब्स के लिए वो क्या कहलाएंगे? शेख सलमान इन तीनों जॉब्स के लिए क्या कहलाएंगे? अरस्तान खालिद इन तीनों जॉब्स के लिए क्या कहलाएंगे? क्यों के जब इन क्लाइंट्स की रिपोर्ट साइन होगी, इन दैट केस दैट रिपोर्ट विल बी साइंड बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर। पिक कर गए? चीते हो गए माशाल्लाह। अभी तीसरी क्लास है भाई, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीते होते चले जाएंगे, फिर आप जंगलों में निकल जाओगे, ठीक है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट लीजिएगा जरा। फर्म का नाम है जी, जब मैंने फर्म ज्वाइन की, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं जरा। जब मैंने फर्म ज्वाइन की 2002 में, तो फर्म का नाम था सिद्धार्थ हैदर कमल मकबूल एंड को, ठीक है जी। फिर दिसंबर 31 2002 में एक और फर्म थी, फोर्ड रोड रॉबसन मोरो, उन दोनों का वलीमा होता है और दो फर्म एक हो जाती हैं और साथ जीने मरने की कसमें खाती हैं। फर्म का नाम हो गया फोर्ड रोड सिद्धार्थ हैदर। क्या नाम हो गया? इस वक्त एज वी स्पीक नाम है आर्न्स्ट एंड यंग। क्या नाम है जी? आर्न्स्ट एंड यंग, ERNST, आर्न्स्ट एंड YOUNG, आर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है जी। अब जरा सुनिएगा, मैंने अपने नाम की फर्म खोल ली। सर ये जो फर्म होती है क्या ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती? नहीं सर, ये ऑडिट फर्म। क्या ऑडिट फर्म इज अ पार्टनरशिप फर्म। क्या होती है? जहां एक बंदा अगर सोल पार्टनर है तो वो अपने नाम की फर्म खोल सकता है। सर ये फर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्म बनाने के लिए पहले CA क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके बाद आप ICAP जाएंगे। अगर आज मैं चाहूं तो मैं अपने नाम की फर्म खोल के साजिद एंड को के नाम से फर्म बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ICAP जाना पड़ेगा। ICAP की कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। जब मैं वो फिल कर दूंगा तो मैं अपने नाम की फर्म जो है वो स्टार्ट कर सकता हूं। सुन ले जरा, मैंने अपने नाम की फर्म बना ली। मेरी फर्म का नाम है साजिद एंड को। क्या नाम है जी? साजिद एंड को का पूरा नाम साजिद एंड को चार्टर अकाउंटेंट। बस मैंने फर्म खोली, हसन भाई आकर सर आपने अपने भाई को याद नहीं रखा, रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई तू भी पार्टनर बन जाओ। अब हसन भाई भी आ गए। अब फर्म का नाम हो गया साजिद एंड हसन एंड को चार्टर अकाउंटेंट्स। 2 दिन बाद मुनीर शफी आ गए, सर मुझे भूल गया आपका छोटा भाई। मैंने कहा अच्छा भाई तू भी मत रो यार। फर्म का नाम फिर चेंज हो गया। अब फर्म का नाम हो गया साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को चार्टर अकाउंटेंट्स। अभी 2 दिन में तो सर खलील आ गए, कर यार केनस के को भूल गया। साजिद दिल टूट, किच्ची पीसेस लाइंग हियर एंड देयर। मैंने कहा सर आप पार्टनर बन जाए, नाम चेंज नहीं हो सकता। तो फर्म का नाम है साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को चार्टर अकाउंटेंट, जिसमें 3 नहीं, ठीक है जी। कुछ क्लाइंट हसन के पास हैं, कुछ क्लाइंट मेरे पास हैं, कुछ क्लाइंट मुनीर भाई के पास हैं और कुछ क्लाइंट सर खलील के पास है, ठीक है। अब चाहे साजिद रिपोर्ट साइन करे, ये रिपोर्ट है भाई, ठीक है। मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं और जो मैं बात करने जा रहा हूं अभी लेक्चर नंबर 3 है। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे हूं और इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं इस पे ICAP ने सितंबर 16 में 3 मार्क का सवाल पूछा हुआ है। हमें नहीं पता कौन सी बात पेपर में कहां से आ जाएगी, तो ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ये हम आगे जाके कवर करेंगे इन द टॉपिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी बात कहां एग्जामिन होती है, सवाल कैसे बनता है, हेडिंग कितनी बनेगी, मैं पहले पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, ड्राफ्टिंग कैसे करूंगा, लिंकिंग कैसे होगी, सर मैं सिखाऊंगा, मैं गाइड करूंगा, ठीक है। 25 साल से हम यही कर रहे हैं। अब सपोज करें रिपोर्ट साइन ऑफ हो रही है, हसन का क्लाइंट है, हसन साइन करेगा तो हसन साइन करेगा साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को। मुनीर का क्लाइंट है और रिपोर्ट साइन कर रहा है, किस नाम से साइन करेगा? अगर मुनीर साइन कर रहा है तो मुनीर किस नाम से साइन करेगा?
साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को। साजिद रिपोर्ट साइन कर रहा है, साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को। इसका मतलब है जो भी रिपोर्ट साइन करेगा द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। 5 साल बाद 10 पार्टनर और आ गए, 10 पार्टनर और आगे, वो 10 के 10 जब अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स की रिपोर्ट साइन करेंगे, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द। अगर मैं वक्त का भैया पीछे लेके जाऊं और अगर सिर्फ मैं पार्टनर था, अगर सिर्फ मेरी अपने नाम की फर्म है, तो फर्म का नाम क्या होगा? साजिद एंड को। अब चूंकि मैं सोल पार्टनर हूं, अब रिपोर्ट किसके नाम पे साइन होगी? अब रिपीट करो, द रिपोर्ट इन दिस केस, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर एज द केस में बी। इसका मतलब है हस्बे जायका, या तो रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और the report will be signed in the name of the personal partner as the case may be। इस वक्त जो पाकिस्तान में EY रिपोर्ट साइन कर रही है, मैंने कहा 32 पार्टनर्स हैं, वो 32 पार्टनर्स जब साइन करते हैं तो रिपोर्ट इज साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक, अभी होल्ड कीजिए। हमारे जब हम रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि हमारे यहां रिपोर्ट के अंदर एज पर आइजा एंड एज पर लोकल लॉ। अच्छा, एक जरा मैं इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर लूं जरा, ठीक है? बहुत मर्तबा ना स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि थोड़ा सा हॉल आए आप। तीसरी क्लास में मैं पूरी दुनिया नहीं खोल सकता, और अगर मैंने खोल दी तो आपकी दुनिया वहीं बंद हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह कैफ 8 भी पास हो, आर्टिकलशिप में भी इंशाल्लाह ये काम आए, और आगे ऑडिट 2 जगह आएगा भी, CFF 6 में भी आएगा और MSA 1 में भी आएगा। तो मुझे ऐसे पढ़ाना है इंशाल्लाह, लॉजिक के साथ, ग्रिप के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ, कि ये आगे दोनों पर्चों में इंशाल्लाह काम आए। अब सुनो मेरी बात हजरात, ये 2 मैंने बुकलेट अपने हाथ में रखी हुई, ठीक है? शायद मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इफ आई नीड 100% टाइम तो आई विल गिव यू शायद 120%। इट इज गुड फॉर यू। गुड और बैड? ऑब्वियसली गुड। सर, ये हमारा लोकल लॉ एक हाथ में और ये आइजा है। हम पाकिस्तान में लोकल लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं, कंपनी एक्ट 17, और ये हमारा बाइबल है आइजा का। आइजा लोकल लॉ, आइजा ऑडिट कैसे करना है वो ये बता रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऑडिट बाय लॉ है, हमारे राइट्स, हमारे पावर्स, हमारी ड्यूटीज, हमारा अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, हुकूक और फराइज और पेनल्टी, चंबे, बलियां, क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है, एज पर लोकल लॉ, वो यहां दिया हुआ है। अगर ये कुछ कह रहा है और ये कुछ कह रहा है तो इन पाकिस्तान दिस विल प्रिवेल, क्योंकि लोकल लॉ विल ओवरराइड द आइजा। समझ आ रहा है? ये बेसिक अगर नहीं पता, अगर ये बात किसी ने नहीं बताई तो फिर किसी ने क्या बताया, फिर तुमने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ाया। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे सिलेबस के अंदर ये सिलेबस है। हम जो कैफेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे आईकैप के टेक्स्ट बुक में है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिसके मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, नोट्स दे रहा हूं, वो कहां से आ रहा है? एज पर आइजा। लेकिन जो इस वक्त हम रिपोर्ट का जब टॉपिक पढ़ेंगे आइजा 700, तो उसमें हम लोकल लॉ की रिपोर्ट भी देखेंगे और हम आइजा की रिपोर्ट भी देखेंगे। तुम्हारे सिलेबस में रिपोर्ट एज पर आइजा भी शामिल है और एज पर लोकल लॉ। अब मैं आसान करता हूं, रिपीट करो। दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक एज पर ऑडिट रिपोर्ट, एज पर लोकल लॉ, एज पर आइजा, दोनों में रिपोर्ट के अंदर इंगेजमेंट पार्टनर का नाम आता है। इसका मतलब है अगर EY रिपोर्ट साइन कर रही है, शेख सलमान रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, तो अगर तो वो इंगेजमेंट पार्टनर हैं तो रिपोर्ट के अंदर इंगेजमेंट पार्टनर में उनका नाम आएगा। हाउएवर द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। कुछ आया समझ? हजरत 5 मिनट दे रहा हूं, जो समझ आया उसको नोट करें। ये 5 मिनट आपके हैं, ये इनफॉर्मल लेक्चर आप नोट करेंगे। हम रिज्यूम करते हैं 5 मिनट्स के बाद।
हजरात ये बेसिक कवर करने के बाद अपने पास हेडिंग डालें, लिखें एंगेजमेंट पार्टनर। क्या लिखें? शाबाश। पहले हमने क्या लिखा था? हमने पहले लिखा था पार्टनर। अब क्या लिखवा रहा हूं? हाँ शाबाश, लिखो फटाफट। ही इज द पर्सन, एंगेजमेंट पार्टनर की छोटी सी लिखवा रहा हूं डेफिनेशन। ही इज द पर्सन who is ultimately responsible for the entire audit. He is the person who is ultimately responsible. He is the person who is ultimately responsible for the entire audit and will ultimately sign the audit report. He is the person who is ultimately responsible for the entire audit and will ultimately be responsible for signing the audit report. And will ultimately be responsible for signing the audit report. ऑनलाइन वाले बच्चों में कोशिश करता हूं कि मैं हर जुमला कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करूं और उसके बाद एंड में बच्चा दोबारा एक बार पढ़ेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। हर बात आप नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? घबराना नहीं आपने। कप्तान ने क्या कहा है? हालांकि पूरी कौम घबरा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें। अच्छा, अब जो आप लिखने जा रहे हो वो बड़ी अहम बात है, ये एग्जाम में आ चुकी है, मैंने बताया भी आपको। तो ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द सोल पार्टनर, or the personal name of the sole partner, or the personal name of the sole partner as the case may be. The audit report will be signed in the name of the audit firm or the personal name of the sole partner as the case may be. एक लाइन छोड़ के लिखो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा है, अभी तुम्हारे जहन में एक नहीं 50 सवाल आएंगे। तुम्हारे जहन में 50 नहीं 60 सवाल आएंगे, आने चाहिए। अगर तुम्हारे जहन में सवाल आ रहे अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो। हर सवाल का जवाब आहिस्ता आहिस्ता हर क्लास में ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें बेचैनी की कैफियत है, तुम्हें मतली जैसा हो रहा है, सवाल यहाँ आके फंस रहा है और तुम करो सर, तो आप वो सवाल बिल्कुल आखिर में नोट कर लेंगे और मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको या तो समझा दूंगा या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 क्लास में रुक जाएं, 4थी क्लास में या 5वीं क्लास में वो जवाब मैं ऑटोमेटिकली देने वाला हूं, तो फिर आपको वहां पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। हम क्या लिख रहे थे? एंगेजमेंट। आखिरी पैराग्राफ लिखें। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द रिपोर्ट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द ऑडिट, यूं रिफ्रेश करें, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द ऑडिट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द ऑडिट, if something goes wrong in the audit, if something goes wrong in the audit, then ultimate responsibility will be on the shoulders of कौन? Engagement partner। जी, बात करता हूं उसके ऊपर। If something goes wrong in the audit, then ultimate responsibility will be of the engagement partner। Then ultimate responsibility will be of the engagement partner। ठीक है जी। अब मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे आइजा 240 का। 240 फ्रॉड एंड एरर। चलो मैं तुम्हें जरा टॉपिक की सैर कर रहा हूं, माइंड तो नहीं करोगे? कहो आइजा 500, एविडेंस 320, मटीरियलिटी 700, ऑडिट रिपोर्ट 700, ऑडिट रिपोर्ट 560, सब्सिक्वेंट इवेंट 570, गोइंग कंसर्न 300, प्लानिंग एंड ऑडिट 315, ऑडिट रिस्क 315, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी 610, यूजिंग द वर्क ऑफ IF function 620, using the work of an expert and so on so forth। ये सारे तुम्हारे relevant standards हैं जो चैप्टर की शक्ल में तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं, जिनको मैंने आसान करके बिल्कुल टेस्टी करके पीस ऑफ केक बना के तो अपने मैनुअल में इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है। सर क्या हमें आइजा के नंबर याद होने चाहिए? याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप। ठीक है जी।
ऑडिट जॉब चल रही है यूबीएल। कौन सी जॉब चल रही है? इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन यूबीएल, ऑडिट फर्म का नेग्लिजेंस हो गया। एक और वर्ड, नेग्लिजेंस। भंड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंस। अगर यूबीएल के ऑडिट पर कोई नेग्लिजेंस हो गई तो सबसे पहले चित्तर किसको पढ़ने चाहिए? जिम्मेदार कौन था? बोलो ना, घबरा क्यों रहे? डांट थोड़ी रहा हूं भाई। कौन जिम्मेदार होगा? वैसे तो जिम्मेदार पूरी, हाँ वैसे तो पेनल्टी किसको पड़ेगी? पूरी, लेकिन पूरी फर्म किसको देख रही होगी? अब ये फर्म का आपस का मसला है कि वो छितरौल किस तरह करते हैं, वो किस तरह पेनलाइज करते हैं, वो कौन सा लीगल सूट फाइल करते हैं। बट दुनिया के सामने कौन जिम्मेदार है? इसके अंदर कौन जिम्मेदार है? अब ये अपना फर्म का आपस का इंटरनल मैटर है, मामला है। हजरत लेट्स मूव फॉरवर्ड जरा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब आप अपने पास एक बुकलेट जरा निकालें। किसकी एग्जांपल? अच्छा जी, जिनकी आज पहली दूसरी क्लास है, जरा ये बुकलेट खोलें जी। जो बुकलेट नंबर 1 मैंने आपको दी है, जरा इसको खोलें जी। और जो बच्चे ऑनलाइन है, आपको व्हाट्सएप कर दिया गया है। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप ये बुकलेट कहने से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक आध बार आप क्लास में आ गए तो भी इंशाल्लाह मजा आएगा, मुलाकात हो जाएगी आपसे। पेज नंबर 3 पे आएंगे हजरत, यहाँ दिया हुआ है कैफ 8 का सिलेबस और ऊपर शुरू में दिया हुआ है ग्रिड। अभी ग्रिड समझाने का फायदा नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। सर इस वक्त आप अपने सिलेबस में कहाँ हैं? इस वक्त मैं सिलेबस के ग्रिड ए में, सब पार्ट ए में हूं, जहां लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है? मैं बताता जाऊंगा कि तुम इस वक्त कहां हो, मेरे बच्चे को यह पता हो कि हम इस वक्त सिलेबस में किस जगह वाक़े हैं और क्या चल क्या रहा है, सीन क्या है, सीन ऑन है। ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। अगर आप पेज नंबर 10 और 11 में आएंगे तो यहां आयजा के रेफरेंस दिए हुए हैं जी। अदर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अपने पास एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालें, लेकिन टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। क्या लिखा? आवाज नहीं आई। हाँ, ये बड़ा मुनासिब कहा आपने, बेहतरीन बेहतरीन। सुर में गाएं आप। टाइप्स ऑफ, कहो 3 टाइप्स। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये हुई ना बात। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, फिर मैंने कहा रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, और फिर मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सब नोट करें, शाबाश। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, और फिर यहां देखें, नोट करके फिर यहां देखें हजरत, हमारे सिलेबस कैफ 8 का जो सिलेबस है वो तो हम देख ही लेंगे। सब्जेक्ट के नाम पे जरा गौर करें आप, क्या नाम है? अच्छा, मुझे आपकी 2 मिनट चाहिए, तवज्जो बड़ी जबरदस्त किस्म की, आई कांटेक्ट करेंगे आप। कहो ऑडिट एंड अश्योरेंस। आज तीसरा लेक्चर है हमारा। चौथे 5वें लेक्चर में हम अश्योरेंस एंगेजमेंट एज अ टॉपिक पढ़ रहे होंगे। क्या? मैं लिख देता हूं, अश्योरेंस एंगेजमेंट हम पढ़ रहे होंगे एज अ सेपरेट टॉपिक। अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी, इंजॉय करेंगे और पढ़ाई करेंगे। सर जब वो अश्योरेंस एंगेजमेंट एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। आज क्या करने जा रहे हैं? आज मैं बता रहा हूं कि अश्योरेंस की टाइप्स क्या हैं, और मैं हल्का सा इनफॉर्मल बताऊंगा कि अश्योरेंस का मतलब क्या है। सिर्फ इतना बता दूं कि आम जबान में, यार तुम मुझसे अपनी गाड़ी का इंजन ठीक करवा लो, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं कि कोई मसला नहीं होगा। यार तुम फला काम वहां से करा लो, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां चले जाओ, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि कोई मसला नहीं होगा। वहां से पढ़ लो, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं। ये आम जबान का अश्योरेंस नहीं है। पहली बात तो ये नोट कर लें आप। इसका मतलब है जो ऑडिट की दुनिया के बाहर का अश्योरेंस है वो कुछ और है, और ऑडिट का अश्योरेंस कुछ और है। कहो वो अश्योरेंस कुछ और है। ऑडिट की दुनिया में जो अश्योरेंस है वो कुछ और है, क्योंकि ये मामला ही कुछ और है। ठीक है, लड़के पिक कर रहा है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो कहता है सर मेरा कैफ पास हो गया। मैंने कहा आप जिंदगी में क्या मसला है? अच्छा, आपके मसले बड़े निराले हैं। कैफ पास नहीं है तो भी मसला, पास हो गया है अब मैं क्या करूं तो भी मसला,
मेरा किसी फॉर्म में नहीं हुआ है तो भी मसला, मेरा हर फॉर्म में हो गया है तो भी मसला। इंसान किसी हाल में खुश कभी ओपनर चलते हैं तो कभी कोई नहीं चलता है, कभी आखिरी वाला छक्के मार रहा होता है। अजीब सी कोई टीम, अल्लाह माफ करे जी, आईकेएफ का पर्चा हो गया है तो कुछ नहीं पता कब पास हो जाए, कुछ नहीं पता कब पास हो जाए। ठीक है जी। एक लड़का मेरे पास आया, मैंने कहा, उसने कहा सर मेरा एएफएफ में भी हो गया, मेरा ईवाई में भी हो गया, और सर मैं कई रातों से सोया नहीं हूं। मैंने कहा भाई ये मसला कुछ और लग रहा है मुझे। कह रहा नहीं सर मसला यही है, कंफर्म मसला यही है। सर आप प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करें और आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। ठीक है जी। वो परेशान आया था मेरे पास, फिर मैंने उसको बताया, कुछ ईवाई के बारे में बताया, मैं खुद 4.5 साल मैंने गुजारे वहां, फिर कुछ बातें उसको मैंने एएफएफ की बताई, फिर उसके कुछ मैंने फैमिली के बारे में पूछा, फिर उसका मैंने कुछ रूटीन के बारे में पूछा, फिर मैंने उसको जरा गौर से देखा, और फिर उसको मैंने कहा भाई जो तेरा मिजाज है, जो तेरा नेचर है, जो तेरे शशके हैं, जो तेरे स्टाइल हैं, तू बेहतर है कि तू ईवाई चला जा। ये मैंने उसको मशवरा दिया। आधे पौने घंटे का मशवरे के बाद उसको मैंने कहा भाई तुम कहां चले जाओ। अगर कोई और होता मैं उसको बोलता भाई तू ईवाई नहीं, तू चला जा पीडब्ल्यूसी। उसने मुझे पौने घंटे बाद कहा सर थैंक यू सो मच, और आपने मुझे बड़ा अच्छा गाइड कर दिया। मैं जब आपके पास आया था तो मैं बड़ा परेशान था, अब मैं बड़ा बेहतर फील कर रहा हूं। आपने मुझे कंफर्ट लेवल दे दी। क्या दे दी? इसका मतलब है जब वो आया था मेरे पास तो परेशान था, और जब मेरे पास से जा रहा था तो थोड़ा कम परेशान था, और पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 1 दिए। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। इसको ऑडिट को पढ़ाने के लिए मुझे जितनी आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी ना आम जबान की, मुझे देनी पड़ेंगी, वरना ये समझाना मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई। ठीक है। एक पेरेंट्स मेरे पास आते अपने बच्चे को लेके, बच्चा अजीब सा था उनका, बहरहाल कह रहा भाई इसको मैं छिए कलाऊं कि मैं छिए कलाऊं। बच्चा चुप है। बच्चा कह रहा है टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह, जानवर और बकरियां और मुर्गे। बाप कह रहा है भाई इसको या तो छिए करना है या छिचे करना है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ इसको मैं, क्या कर रहा हूँ। ठीक, मैंने उनके फैमिली के बारे में हाल अहवाल पूछा, बच्चा का इंटरमीडिएट बैकग्राउंड क्या है, बचपन में कैसा था, और कितने भाई बहन हैं, और फाइनेंशियली आप कैसे हैं, बच्चा घर में कितना पढ़ता है, आप लोगों का कितना स्ट्रिक्टनेस है। बस 15-20 मिनट की काउंसलिंग के बाद मैंने कहा भाई इसको सीए तो मत कराएं आप, ये सीए वाला आइटम नहीं है। बच्चा देखे ना, बच्चा ऊपर सबसे देख रहा था, कह रहा बाबा परिंदे। मैंने कहा या अल्लाह खैर, मैंने कहा या अल्लाह की तो स्पेशल बच्चा लग रहा है कुछ। तो आधे पौने घंटे के बाद मैंने उनकी काउंसलिंग की, और बच्चे और बाप दोनों को समझाया कि सीए इज नॉट योर कप ऑफ टी। आपको जल्दबाजी है, आप चाह रहे 2.5 साल में मेरी दुकान संभाल ले, इसकी माँ चाहती है कि इसकी जो है ना वो अपनी बहू देख ले, और फलाना अरमान खत्म नहीं हो रहे, और ये, और बच्चे की रोने की आवाज भी आए, और हम चाह रहे हैं 5.5 साल कौन वेट करेगा। अक्सर वालिदैन इस तरह के होते हैं यार। आप चाह रहे हैं बच्चा 22 साल में सेट हो जाए, बच्चा 22-21 साल में सेट नहीं हो सकता। उसको पढ़ाई के लिए ड्यू टाइम देना पड़ेगा आपको। यार ये सीए कर रहे हैं, बीए थोड़ी कर रहे हैं आप। बहरहाल चूंकि एसी से 2-2.5 साल में हो जाता है। आधे पौने घंटे का बाद उनको मैंने कहा भाई आपके लिए एडवाइजेबल क्या है, डू नॉट गो फॉर सीए, गो फॉर। बच्चे ने भी कहा अंकल थैंक यू, अंकल थैंक यू। मैं समझ गया वो खतरनाक बच्चा है कोई। और बाप ने भी कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेट्स गो फॉर एसीसीए। और दोनों ने कहा सर थैंक यू सो मच, हम बड़े परेशान थे कि क्या कराएं, लेकिन आपकी काउंसलिंग की बेस के ऊपर हम अब थोड़ा सा पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हमें कंफर्ट जोन में आ गए। ये जो मैंने उनको कंफर्ट दी है ऑडिट की दुनिया में, ये कहलाता है अश्योरेंस। एक शेयर होल्डर को ऑडिटर रिपोर्ट के जरिए ये कह रहा है, ए शेयर होल्डर हमने ऑडिट किया है, तेरे भाई ने ऑडिट किया है, हमने प्रोसीजर किए, सपोर्ट देखी, जो मिला वो एविडेंस था, हम ओपिनियन दे रहे हैं। ये जो हम शेयर होल्डर ओपिनियन दे रहे हैं जिसके अंदर एक अश्योरेंस है, वो बेसिकली हम शेयर होल्डर को एक अश्योरेंस दे रहे हैं। ये अश्योरेंस 100% गारंटी नहीं है, फ्यूचर की जमानत नहीं है। 100% अश्योरेंस, कोई गारंटी, फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। हम तो तुम्हें ऑडिट की बेस पर एक कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, जिसको ऑडिट में हम कहते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। आईकेएफ का सवाल अटेम्प्ट करने की पोजीशन में अब आप आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
कहो टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। ऑडिट की दुनिया में हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट और रीजनेबल के दरमियान कुछ है छुपा हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा, 10 सेकंड बाद बताऊंगा। हाँ, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या वर्ड लिखा? इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या कहा? जोर से बोलो जी। सर आप क्लास में हिलते बहुत हैं। डिफॉल्ट, ये मेरा जाति क्या है? सर आपका आवाज बड़ा जबरदस्त है, मर्दाना आवाज है सर। कौन टीचर बनाता बोलते हैं, कौन टीचर का आवाज बहुत लो होता है। कुछ टीचर मेरी तरह के होते हैं, अब उनका अलग आवाज है, मेरा ये मेरा अपना क्या है? ठीक है सर, मैं थ्योरी जो है वो मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, फिर मेरे दिमाग की अट जाती है, फिर मुझे ब्रेक चाहिए, कावा चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, या मुझे घर में कम से कम किचन का एक चक्कर चाहिए। ऐसी बिला वजह क्या चल रहा है, अम्मी क्या बना रही हैं, हालांकि मुझे पता है कि दाल माश बन रही है, लेकिन शायद मौजा हो जाए, शायद काउंटर पे गोश्त निकला है, शायद शान की बिरयानी का मसाला दिख जाए, शायद अल्लाह तेरा देर है अंधेर नहीं है, शायद मेरी माँ का दिल पलट जाए, है जी। मैं मैक्सिमम 2 घंटे थ्योरी पढ़ता हूं, फिर मेरी हट जाती है, 2 घंटे बाद मेरी बस हो जाती है, आजी माजी मटकली हो जाती है, जो भी होती है। ये मेरे साथ क्या है? सर मुझे थ्योरी बहुत पसंद है, मुझे प्रैक्टिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। सर मुझे प्रैक्टिकल बहुत पसंद है, थ्योरी से मुझे डर लगता है। थ्योरी से डर नहीं लगता साहब, मोहब्बत से लगता है। ये थ्योरी से डर लगता है या प्रैक्टिकल से डर लगता है, ये क्या है मेरा अपना? सर मैं ग्रुप में नहीं पढ़ सकता, मैं सोलो पढ़ने का आदी हूं, मैं दोस्तों के साथ नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, वो बातें करते हैं, कोई चाय का कह रहा है, कोई सुट्टे का कह रहा है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मुझे तो सर तन्हाई चाहिए, मैं तन्हाई में सुकून से पढ़ूंगा। हल्की सी भी आवाज आ जाए ना किसी चील का, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई लोगों का मसला है ये। अब मैं पिछले पेज में क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक लड़की जमीन पे देख रही है, मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, ये वहां कहाँ देख रही है? फिर मैंने पूरी क्लास को एक सवाल दिया और मैंने कहा मैं देखता हूँ ये देख कहाँ रही है? वो एक चूटी को देख रही थी। चूटी वहां से चली, लड़की देखते रही जब तक कि चूटी अपने किसी खड्डे में नहीं चली गई। वो लड़की चूटी को घर पहुंचा के आई, फिर कह रही हाँ सर क्या चल रहा है क्लास में? मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा बेटा ये क्या है? सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरे साथ ये मसला है कि कोई इस तरह की चीज जमीन पे घूमती है या परिंदा दिख गया या किसी की आवाज आ गई तो मैं क्या हो जाती हूँ? डिस्ट्रैक्ट। ये मेरे साथ क्या है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? इनहेरेंट कहो, इनहेरेंट, इनहेरेंट, बिल्ट इन, जुड़ा हुआ, मौजूद है, उसका पार्ट है। लोग कहते हैं कि होंडा सिविक के मुकाबले में जो करोला है दैट इज मोर रफ एंड टफ। इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। आई एम नॉट अ करोला लवर, आई एम होंडा लवर, ठीक है। बहरहाल तो हो सकता है कि मैं और आप एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी करोला में वो लग्जरी नहीं है जो होंडा में है। दोनों गाड़ियों की अपनी अपनी क्या है? 20 सेकंड दे रहा हूं, जो एग्जांपल्स मैंने दी इसको जरा डाइजेस्ट करें। 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड से बहुत अहम बात बता रहा हूं। सब ऑडिट की समझोगे, एक ऐसा जारगन समझा रहा हूं जिसके बाद ऑडिट आसान हो जाएगा। क्या वर्ड है? 20 सेकंड है। ये छत देख रहे हैं आप? मुझे अबे उधर देखो ना, मुझे देखे कहना छत दिख रही है। ये छत है क्या? इतनी खूबसूरत छत कैसे हो सकती है? ये छत है? अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जंप मार के हाथ ऊपर लेके जाऊं। मैं ट्राई करता हूं, जहां तक मेरा हाथ जाएगा वो एक लेवल है और जो छत है जहां पर उसका एक लेवल है। मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। हाथ कहां तक गया? एक जगह तक गया, एक जगह तक गया। कहो एब्सोल्यूट लेवल। जहां तक मेरा हाथ गया दैट इज कॉल्ड रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। जहां तक मेरा हाथ गया दैट इज कॉल्ड रीजनेबल लेवल। और जहां पर ये छत है वो कहलाता है एब्सोल्यूट लेवल। देयर आर, अब हम चलेंगे फ्लो में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। ऑडिट की दुनिया में एब्सोल्यूट एश्योरेंस
एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में कुछ चीजें बिल्ट इन है, मौजूद हैं, प्रोफेशन का पार्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते। इन एन ऑडिट वी कैन ओनली एक्सप्रेस रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। समझ आया कुछ? अब इसको किया नंबर 1, इसको किया नंबर 2, इसको किया नंबर, अब तुम लिखो 1 के ऊपर कोई लिखवा रहा हूं, कुछ 2 पर लिखवा रहा हूं और कुछ 3 पे लिखवा रहा हूं, ठीक है? जहां जगह नोट कर लो, अगर तुमने इसके दरमियान जगह छोड़ी तो वहां लिख दो, अगर इसके दरमियान में जगह नहीं है मेरा बच्चा तो नीचे लिख दो 1, 2 और 3। शाबाश, एंजॉय कर रहे हैं भाई? जबरदस्त। हम ऑडिट पढ़ने आए, हम साथ में एंजॉय भी करने आए, और हमने करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर, और हम पास करेंगे इंशाल्लाह। लिखें जी, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नेवर एक्सप्रेस एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। External auditor can never express an absolute level of assurance. Absolute level of assurance क्या लिखा आपने? जरा रिपीट करें। External auditor can never express an absolute level of assurance because very good, because there are inherent limitations. Because there are inherent limitations of an, क्या लिखा? जुमला रिपीट करो। External auditor can never express an absolute level of assurance because there are inherent limitations of an audit. अब नंबर 2 में लिखो, because there are inherent limitations of an audit. एक्सटर्नल ऑडिट एक ही चीज है, ठीक है? नंबर 2 में लिखें, in an audit engagement, external auditor in an external audit क्या लिखा? अच्छा, एक और बात, हम जुमलों को डिफरेंट तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं। इससे एक और बात सामने आ गई है। आप कुछ लिख रहे हो, आप भी पास, आप कुछ लिख रहे हो, आप भी पास, आप कुछ लिख रहे हो, आप भी पास। तीनों के सेंटेंसेस डिफरेंट थे, बट तीनों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? सेम था। इसका मतलब है अंदाजे वह डिफरेंट हो सकता है। मैं अपने ओन वर्ड में लिख सकता हूं, मैं याद करके भी लिख सकता हूं, एज लॉन्ग एज द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर जो मैं लिख रहा हूं वो लॉजिकली बात क्या होनी चाहिए? वो सही बात होनी चाहिए। सेकंड बात रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या लिखा पहले? इन एन ऑडिट एंगेजमेंट द एक्सटर्नल ऑडिटर कैन ओनली एक्सप्रेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। इन एन ऑडिट एंगेजमेंट द एक्सटर्नल ऑडिटर कैन ओनली एक्सप्रेस In an audit engagement, the external auditor can only express a reasonable level of assurance. थर्ड में लिखें, थर्ड में एम से मतलब क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ। अब लिखें, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, moderate level of assurance can only be expressed in a review engagement. Moderate level of assurance can only be expressed in a review engagement. ठीक है, जरा एक बार पढ़ देगा कोई भाई? जी, माइक किसके पास है? जरा पढ़ दो, कोई भी पढ़ दो। शाबाश जी, स्टार्ट। Absolute level of assurance. External auditor can never express an absolute level of assurance because there are inherent limitations of an audit. आगे बढ़ते जाओ। Reasonable level of assurance. In an audit engagement, external auditor can only express
reasonable level of assurance. Moderate level of assurance. Moderate level of assurance can only be expressed in a review statement. ठीक है। अच्छा हजरत, अब मैं जरा इसको एक और कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूं। ये रही रिपोर्ट। कहो रिपोर्ट। हमारे इस पूरे एफर्ट का जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, उसका हासिल क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी। ऑडिट के आखिर में क्या देते हैं जी? कहो कागज का टुकड़ा, नाम है इसका ऑडिट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोले तो मेंबर। इस रिपोर्ट के अंदर वी आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ये जो ओपिनियन है ये अकाउंट्स के अंदर है, ये अकाउंट्स के ऊपर है। अकाउंट्स क्या पीएनएल की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, या वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स टेकन एज अ होल? वी ऑलवेज एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। हम किसी एक कंपोनेंट पर ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। रिपोर्ट एड्रेस टू शेयर होल्डर्स। जो रिपोर्ट में दे रहे हैं वो ओपिनियन है, जो ओपिनियन में दे रहे हैं वो अश्योरेंस है, जिसका लेवल है रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नेवर एवर एक्सप्रेस बिकॉज देयर आर, ये वो लिमिटेशंस हैं जो हमारे प्रोफेशन का पार्ट हैं, उसके अंदर बिल्ट इन है, उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपकी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए एक बात करता हूं, तो आप शायद इनहेरिट लिमिटेशन समझ जाओगे। आप शायद इनहेरिट लिमिटेशन समझ जाओगे। ठीक है, कंपनी पहली क्लास में जाए, लेक्चर 1 में जाए, कंपनी कितने महीने काम करती है? 12 महीने। हम ऑडिट कब स्टार्ट करते हैं? हाँ, अच्छा यहां भी बात कर लेते हैं, यहां भी बात करते हैं। मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स में किसी ना किसी तरह आपके लिए जिंदगी आसान करना चाहूंगा। हो सकता है जो बातें फ्यूचर में हो वो मैं आपसे किसी ना किसी तरह आज ही बुलवाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में फ्लो बन जाए। वो ऑडिट, the audit that starts after the balance sheet date is called final audit, and the audit that starts before the balance sheet date is called interim audit. वो audit जो ईयर एंड के बाद शुरू होता है वो कहलाता है फाइनल ऑडिट। वो ऑडिट जो किसी वजह से बैलेंस शीट डेट से पहले शुरू हो जाता है, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 15 दिन पहले, 4 महीने पहले, वो कहलाता है इंटरम ऑडिट। सर साजिद ये बताएं, इंटरम ऑडिट है तो क्यों, फाइनल ऑडिट है तो क्यों? टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। ये पौने घंटे का टॉपिक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहो आइडियली, नॉर्मली, आम हालात में द ऑडिट स्टार्ट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मेरा सवाल है, जब कंपनी का ऑडिट तुम बैलेंस शीट डेट के बाद शुरू करते हो और तुमको एज पर लोकल लॉ एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर तुम्हें रिपोर्ट साइन ऑफ करनी है। अब ये मैं थोड़ा सा फिल्टर कर रहा हूं, आगे जाके हो सकता है आज ही एक और मौजूद आएगा, ऑडिट साइकिल क्या आएगा उस पर मजीद बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमको बता रहा हूं, पीएसओ, सीमेंस, लेक्सन टोबैको, इंडस मोटर्स, पार्क सुजुकी, होंडा एटलस, बॉसिकार, डाउलन्स, कैनवुड, शेल, ऑप्टिमा, पैनासोनिक, शार्प, सैमसंग, टॉप ब्रांड्स हैं हमारे। ये काम कर रहे हैं 12 महीने। क्या कर रहे हैं? सेल परचेस। हम ऑडिट करने पहुंचे बैलेंस शीट डेट के बाद, और हमारे पास एक प्रिस्क्राइब टाइम है एज पर लोकल लॉ। एज पर लोकल लॉ आपने विद इन टाइम, एक प्रिस्क्राइब टाइम है, आपने उसके अंदर जो है कंपनी ने उसके अंदर एजीएम कॉल करनी है विद इन 4 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। एज पर लोकल लॉ आपने एनुअल जनरल मीटिंग कब करनी है? विद इन 4 months फ्रॉम द। ये मैं ऑडिट साइकिल में मजीद बताऊंगा, बोर्ड पर सारी डेट्स प्लॉट करूंगा। कहने का मकसद ये है कि अगर एजीएम 4 महीने के अंदर करनी है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कब करनी है आपने, इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे 4 महीने के अंदर अगर मैं एक्स डेट लॉक कर लूं, तो उस एक्स डेट पर मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो मेरे घर पर ये एनुअल रिपोर्ट पहुंचेगी
मेरे घर पर ये, और इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर साथ में क्या लगी हुई होगी? ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंपनी एनुअल रिपोर्ट छापेगी तो रिपोर्ट साइन हो चुकी होगी। अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट में अज्यूम कर लूं, प्लॉट कर लूं, अगर 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 बैलेंस शीट डेट है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मैं 21 अप्रैल की एजीएम डेट रख लूं तो एज पर लोकल लॉ 21 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है 21 दिन पहले मेरे घर पे ही लिफाफा आएगा जिसके अंदर ये एनुअल रिपोर्ट लेटी हुई होगी। ऐसा होगा? इसका मतलब है ऑडिट उससे पहले हो जाना चाहिए। इसका मतलब है प्रैक्टिकली ऑडिट खत्म करने के लिए मेरे पास मैक्सिमम 3 महीने कह सकते हैं। मैं जरा वेट करता हूं, पॉज लेता हूं ताकि आपका आवाज पहले आ जाए। इसका मतलब है प्रैक्टिकली मेरे पास ऑडिट करने के लिए मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने हैं। मेरा सवाल यह है अपने बच्चों से, प्यारे बच्चों से, कि जब एक कंपनी ने 12 महीने काम किया है और तुम्हारे पास ऑडिट के लिए 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, मैक्सिमम 3 महीना होगा, तो क्या 100% टेस्टिंग कर सकते हो? एज पर कहो, एज पर आइजा, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर आइजा 200, एक ऑडिटर 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है। बिकॉज वी कंडक्ट ऑडिट ऑन सैंपल बेसिस। जब एक ऑडिटर 100% टेस्टिंग कर ही नहीं रहा, वो तो ऑडिट कर ही सैंपल बेस पर रहा है। इसका मतलब है ये सैंपल बेस पर, ये सैंपल बेसिस के ऊपर ऑडिट करना, ये सैंपल बेसिस के ऊपर ऑडिट करना इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से एक ऑडिटर पूरी दुनिया में कहीं भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस हाँ तो वहां समझी भी हो, वहां सही तो पढ़ाया। अब एक काम करें, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, इसकी नोटिंग कर लें जो समझ आया आपको। मैं बताता हूं, वो एक मैंने लोकल लॉ का हवाला दिया था। आप ये समझेंगे ऑडिट करने के, अभी इसको रोक दो, ऑडिट करने के हमारे पास मैक्सिमम 2 से 2.5 से 3 महीने। इसका मतलब है जो काम कंपनी 12 महीने कर रही है वो ऑब्वियस सी बात है तुम 3 महीने में 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। लिहाजा तुम ऑडिट किस बेस पे कर रहे हो? तो सैंपल बेस पे करना इज व्हाट, तभी तो क्या नहीं दे सकते, पिक कर रहे हो जी। अदर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आएंगे बुकलेट के पेज नंबर 20 के ऊपर, जहां हमारे पास एक खूबसूरत सी हेडिंग बनी हुई है। नाम है उसका जी इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। क्या नाम है जी? ठीक है जी। शर्जील भाई लड़काना से हैं जी। शर्जील भाई उम्मीद है लड़काना में सब खैरियत होगी और आप खुश होंगे वहां पर। ठीक है जी। वहां बड़ी अवेयरनेस है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंटीरियर सिंध, बड़ी अवेयरनेस है और माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्किंग बच्चे वहां पर है। इंशाल्लाह सब पास करेंगे इंशाल्लाह जी। हजरात, फर्स्ट हेडिंग हमारे पास पेज नंबर आ रही है 20 के ऊपर, जहां पर हेडिंग डली हुई इंट्रोडक्शन टू। लिखें, खाली जगह है, आए पुर करें, आए खाली जगह पुर करें। जो बच्चे मैट्रिक के याद आ रहा है, खाली जगह पुर करें। और हम जिंदगी भर पुर ही करते, वो आज तक जगह कभी पुर नहीं हुई। आज भी जिंदगी में जगह, लड़के पिक कर रहे हैं बात को। लिखें जी। सर कितनी लाइन लिखवाएंगे? तकरीबन कोई 4-5 लाइन है, ठीक है जी। फॉन्ट साइज आप रखें 9, फॉन्ट साइज रखें 9। लिखें जी। अच्छा, अक्सर बच्चों को मुस्कुरा के देखता हूं, बच्चे क्यों देख रहे हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करें। मुस्कुराएं नहीं, पहले ठीक था यार। लिखें इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, इन एन एक्सटर्नल ऑडिट। लिखें शाबाश। पेज नंबर 20 पर है, हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑडिटिंग, और मैं आपको लिखवा रहा हूं बेसिक चीज। इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर कंडक्ट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। In an external audit, the external auditor conducts an official examination of the financial statements of the audit line. कोशिश करें आप रिपीट ना करें, मुझे मौका देंगे। In an external audit, the external auditor conducts an official examination of the accounts of the audit line. Of the accounts of the audit line. Full stop. The opinion expressed
The opinion expressed is addressed to shareholders. The opinion expressed is addressed to shareholders. Opinion expressed. The opinion expressed is addressed to shareholders and the report is signed by the respective audit engagement partner. The opinion expressed is addressed to shareholders. The opinion expressed is addressed to shareholders and the report is signed by the respective audit engagement partner. And the report is signed by the respective audit engagement partner. तू पार्टनर पे फोकस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये. हाँ, वाट लग जाएगी. आगे चलें. द ऑर्डर एक्सप्रेसेस, जुमला कंटिन्यू हो रहा है. द ऑर्डर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस. द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस. द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस. पूरा पैरा दोबारा रिपीट करूंगा, पड़ोस में झांकना बंद कर दो, आगे लिखते जाओ. The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report. The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report by stating S-T-A-T-I-N-G, by stating that the accounts are giving a true and fair view. By stating that the accounts are giving a true and fair view. By stating that the accounts are giving a true and fair view. By stating that accounts are giving a true and, जुमला मुकम्मल करो, ट्रू एंड. सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू इतना अहम जुमला है कि मैं लाल पेन से यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं. ये अगली क्लास में वर्ड खुलेगा जहां मैं बताऊंगा व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फेयर. सर वो सुना था ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो नहीं, शैतान कहेंगे, वो नहीं. यहां कुछ और है. यहां हम कह रहे अकाउंट्स, रिपीट करो, अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ये कौन किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? किस कागज के जरिए? जिसमें हम क्या देते हैं? ओपिनियन में कौन सा एश्योरेंस है? चीते हो गए, पागल हो गए, जंगलों में निकल जाएंगे अब. ठीक है, जरा रिपीट कर देंगे माइक वाले भाई जी, डीजे वाले भाई मेरा पैराग्राफ चला दो जी. हजरात मैं रिपीट कर रहा हूं जो अभी हमने डिक्टेट किया आपको जी. स्टार्ट, शाबाश. क्रॉस चेक करें तमाम बच्चे जी. इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, आगे चलो. The external auditor conducts the official examination of the accounts of the audit client. The opinion expressed is addressed to shareholders. The report is signed by the respective audit engagement partner. ठीक है. The auditor expressed a reasonable level of assurance in the audit report by stating that the account are giving true and fair. आखिरी डेट तुमने दोबारा रिपीट कर रहा हूं. The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report by stating that the accounts are giving a true and fair view. हजरात ये हमने पेज नंबर 20 पर पॉइंट नंबर 1 मुकम्मल कर लिया. आगे बढ़ेंगे दोस्त, आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2. हजरात हाथ में पकड़ ले पेन पेंसिल, हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, कुछ बातें मेरे मैनुअल के अंदर बड़ी मैंने टेक्निक के साथ कुछ बातें लिख दी हैं और कुछ बातें मैं लिखवाता हूं. क्यों? पूछो क्यों? कुछ बातें तुम पढ़ के समझोगे, कुछ बातें मैं तुम्हें लिखवाऊंगा. पूछो क्यों? ताकि तुम लिखते लिखते याद भी कर लोगे और तुम्हें ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी. हर टॉपिक के बाद आखिर में की जाएगी ड्राफ्टिंग. व्हाट इज ड्राफ्टिंग? एग्जाम में कैसे लिखना, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जी. पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दोस्त. An external auditor एग्जामिन्स का हो, ऑडिट्स का हो. the affairs of the company. सर आप जगह जगह स्लैश लगाते हैं, एग्जामिन स्लैश ऑडिट स्लैश. सर व्हाट इज स्लैश? इसका मतलब है ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, साजिद भी कह सकते हैं, एसके भी कह सकते हैं, मुन्ना भी कह सकते हैं. आप नहीं कहेंगे अम्मा प्यार से मुन्ना कहती हैं, आप कहेंगे इतना बड़ा मुन्ना. मर्जी अम्मा की भाई. आगे चलें जी. Of the company and expresses an independent audit. इंडिपेंडेंट कहो, इंडिपेंडेंट. ये जो ओपिनियन दे रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, अनफेवर्ड, अनअफेक्टेड, अनप्रेजुडाइज्ड. वो ओपिनियन जो अगर तो बीओडी देते वो इंडिपेंडेंट ना होता. क्यों? के जिसने अकाउंट्स बनाए वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकते. इसीलिए तो
वो आए हैं, वो आए हैं, वो आ गए हैं। कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर। वो ऑडिटर्स जो कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। एक्सटर्नल कहो बाहर वाला, तो क्या घर वाला भी है? कहो हाँ है। इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर। जब मैं क्लास में कहूंगा ऑडिटर तो तमाम कारकुन क्या समझेंगे? भाई क्या कह रहे हैं? आपको पता है जो भाई कहते हैं फिर वो कारकुनान को मानना पड़ता है पाकिस्तानियों। आगे चले जी। पॉइंट नंबर 2 दोबारा पढ़ेंगे। An external auditor audits the assets of the company and expresses an independent audit opinion on those accounts इन द फॉर्म ऑफ एन audited. ये आपको जुमले इसलिए समझ आ रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर बेसिक डिस्कस, वरना ये थ्योरी आपको लगती कड़वी कड़वी। आगे At the end of an audit which is addressed to its shareholders. which is addressed to his shareholders slash members। सर आगे ब्रैकेट में ये क्या दिए हुए? 700 नंबर। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स हैं विद रेफरेंस टू ऑडिट रिपोर्ट। कहो आयसा 700, 701, 705, 706। ऑडिट रिपोर्ट का मौजू 4 स्टैंडर्ड में है। 700, 701, 705, 706 to be discussed in future। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जी। An external auditor complies with the code of ethics. कहो कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स पूरी कौम का एथिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम ताल्लुक जोड़ेंगे, जुड़वाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। Ethics, कहो ethics। As a chartered accountant, I have to follow ethics. You as future chartered accountants, FCAs, you have to understand the code of ethics. What is code of ethics? ये वो अच्छी बातें हैं जिनका प्रोफेशन में होना जरूरी है। बहुत फ्यूचर का टॉपिक है लेकिन ऐसी ट्रेलर दिखा रहा हूं। कहो आईपॉक, आईपॉड नहीं, कहो आईपॉक। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कोड ऑफ एथिक्स, आईपॉक। 5 बातें। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये पांचों हमारे प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स है टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। एग्जाम में सवाल बनता है 5 नंबर से लेके 15 और 18 मार्क का सवाल बनता है। ऑलमोस्ट लाइक अ कंपलसरी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। हमारा फेवरेट टॉपिक है। इतनी तफरियां और मस्तियां हैं कि इंशाल्लाह पढ़ के मजा आ जाएगा। फिर एंड में उसके करेंगे ड्राफ्टिंग कि सवाल एथिक्स के एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट होगा। हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग का तरीकेकार डिफरेंट है। आगे चलो मेरे बच्चों जी, दोबारा पढ़ लो पॉइंट नंबर 3। An external auditor complies with the code of ethics for professional accountants, auditors issued by International Federation of Accountants. ठीक है, कहो आईफैक। आईफैक की बात मैं अगली क्लास में करता हूं, सिर्फ एक हिंट देता हूं। कहो आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ऑल अकाउंटिंग बॉडीज लाइक आईकैप, सिमा, आईसीएडब्ल्यू, एसीसीए, आईसीएमपी, कैनेडियन सीए, इंडियन सीए, युगांडा का सीए, श्रीलंका का सीए, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ आईफैक। हर अब्बू जी के एक अब्बू जी होते हैं जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो आईफैक कौन है? दादाजी। आईकैप कौन है? अब्बू। अब्बू के भी एक अब्बू। आईकैप इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। ACC इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। आईफैक कौन है? आईफैक का हमारे अकाउंटिंग बॉडीज पे क्या रोल है, उनका क्या असरात हैं, उनका क्या इकोनॉमिक रोल है, उनका क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं। टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है, सर ये बताएं दादाजी कहाँ रहते हैं? बेटा आपको पता है हमारे असल में अब्बू कौन है?
ना हमारे असल अब्बू कौन है, कहां से डिक्टेशन आ रही है? हाँ, ये लड़का तेज लड़का पहुंच गया। तो आईफेक भी कहां बेस्ड है? आईफेक इज इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। दादाजी कहां रहते हैं? दादा कहां है? अब्बू क्लिफ्टन में। अब्बू कहां है? क्लिफ्टन में। दादाजी कहां रहते हैं? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। आगे चले बच्चों, पॉइंट नंबर 4 जी। पॉइंट नंबर 4 जी। An external auditor conducts an audit in accordance with the international standards on auditing. हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ, कहो आइजा। अरे फायदा नहीं, कहो आइजा। हम वो कुछ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी वहां तक है जो आइजा में दिया हुआ है। कितने प्रोसीजर, कितना सैंपल साइज, कौन सी रिपोर्ट, कैसे हैंडल करेंगे, कौन से प्रोसीजर करेंगे, ये सब का सब कहां दिया हुआ है? आइजा में दिया हुआ है। फॉल इन लव विद आइजा, ठीक है? फॉल इन लव विद जी। हम कैफ में एक जमाने में जब मॉड्यूल डी हुआ करता था, तो उस जमाने में क्लास में तमाम बच्चे आइजा लेके आते थे। यकीन करें, पढ़ना एक चैलेंजिंग टास्क होता था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ थ्योरी, इसमें कोई तस्वीर दी भी नहीं है। डिफिकल्ट काम है ये। उस जमाने की बात है 14 से पहले, जब आई कैप का सिलेबस भी बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब नहीं था, बुक नहीं थी, लर्निंग आउटकम नहीं थे, चीजें क्लियर नहीं थी, तस्वीरें जो है ना ब्लर्ड थी। उस वक्त हम क्लास में, पुराने कैंपस में 150-200 बच्चा क्लास में बैठता था और हम ये इससे पढ़ते थे। अब ये चीजें तब्दील हो गई हैं और अब ये बुक आ गई है और समरी डायग्राम्स बन गई हैं और ये समरी हो गई है और लर्निंग आउटकम आ गए हैं। अब पढ़ना कदरे आसान हो गया है। बहरहाल अब आप इसको खोलेंगे इंशाल्लाह CFAP 6 के अंदर। बात समझ आ रही है? ये आपको देखना होगा और जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे ऑडिट पार्टनर्स को, बाहर उनका एक्सपीरियंस होता है, बट एट टाइम यू विल सी दैट दे विल बी रेफरिंग टू दिस आइजा। आगे चलो जी। Either which determines the scope of an external audit. स्कोप, एक और वर्ड जिंदगी में आगे, कहो स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ये भी इंशाल्लाह अगली क्लास में खुल के सामने आएगा। कहो स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। ट्रू एंड फेयर पे सवाल बना हुआ है, करवाऊंगा। स्कोप ऑफ एन ऑडिट पर सवाल बना हुआ है, करवाऊंगा। पिक्चर अभी नंबर 5 पढ़ लो मेरे दोस्त। An external auditor examines, conducts an audit of FS prepared by the management of the company, finance department and approved by board of directors. दोबारा पढ़ें जरा। An external auditor examines, conducts an audit of FS prepared by अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारा काम कुछ और है, आपका काम कुछ और है। आप अकाउंट्स बनाएंगे, ऑडिट हम करेंगे। हम अकाउंट्स के बनने में इन्वॉल्व नहीं होंगे और आप ऑडिट में बिला वजह घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई, ना आप इस तरफ आएंगे और ना मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। एक पांव इधर और एक पांव, ये ना करो, एक तरफ हो जाओ जिंदगी में। ये हो तो गए, ये तो कर रहे हैं। आगे चलो। सर आप किस तरफ है? मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरफ हूं। हर तरफ हूं। आगे चले जी। एंड अप्रूव बाय इट्स बोर्ड ऑफ, कहो BOD। BOD का एक और नाम? वेरी गुड, TCWG हैं जी। TCW, दोस्त चार्ज विद। आगे चलो हजरत, नंबर 6 जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें बोर्ड पे जो लिखी हुई काम आ जाएंगी। पढ़ो। An external auditor can never express an absolute level of assurance in an audit engagement Because there are inherent limitations of an audit. Example से पहला पॉइंट पढ़ लो, शाबाश। The use of testing techniques, audit is done on a sample basis. That is, we don't check every single item in the FS. सर ये सैंपल साइज कहाँ पढ़ेंगे? ये सैम्पलिंग क्या होता है? टू बी कवर्ड इन आइजा 530। सैम्पलिंग आई कैप का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। टू बी कवर्ड इन आइजा 530। हजरात ये हमने पहला पेज मुकम्मल कर लिया इसका। नीचे आपको जगह दी हुई स्टूडेंट नोटिंग की। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ 40-50 सेकंड। नोटिंग के अंदर जो समझ आया वो नोट कर लें अपने हिसाब से। जो आपको लग रहा है कि मुझे आसान लग रहा है, नोट कर लें। फिर मैं आगे चलता हूँ और फिर मैं आपको पास पेपर्स दिखाता हूँ कि हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो पेपर में कहाँ एग्जामिन हो रहा है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस सिर्फ। जी हजरात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बुकलेट के पेज नंबर आ रहे हैं 23 के ऊपर,
जहां हमारे पास हेडिंग दी हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। दो जरा पढ़ेंगे शाबाश माइक पे, जरा बता देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे जी। स्टार्ट। स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, आगे चलो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट जी। प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टैवर्डशिप एंड एजेंसी। और नंबर 11 क्या आ रहा है? जरा एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, सारे समझोगे ऑडिट की ना बेसिक जान है। ये ऑडिट की, ये ऑडिट की क्या है? जॉन नहीं है, जान है ये, ठीक है। ये सारे हमारे ऑडिट के बेसिक जार्गन्स हैं जिनके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, और इन सब पर पास पेपर में सवाल मौजूद है। लेक्चर नंबर 1 में दिखाया था, आज फिर बताऊंगा ताकि थोड़ा सा एम्फसाइज हो जाए जी। दोबारा पढ़े जरा। पहले क्या पढ़ेंगे जी? फिर क्या पढ़ेंगे? नंबर 3 में क्या है? नंबर 4 में क्या है? नंबर 5 में क्या है? नंबर 6 में क्या है? नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। ठीक है जी हजरात, आप आ जाएं जल्दी से, पेज नंबर 24 पर आए, और पेज नंबर 24 पे सबसे पहले स्टार्ट करें ऑब्जेक्टिव जहां लिखा हुआ है। पेज नंबर 24 पे क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव। जी स्टार्ट करें दोस्त। Objective of an external auditor जी। to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements has been prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework, example IFRS and IS। अच्छा एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप यहाँ आगे आ जाएं, आप जो माइक पे पढ़े ना वो आवाज यहाँ से जा रही है, अगर आप आगे आ जाएंगे तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। पॉसिबल है आपके लिए? आ जाए शाबाश आगे। जब तक मैं दोबारा पढ़ता हूँ हजरात। टू ऑब्टेन व्हाट, कौन सा एश्योरेंस? अच्छा हाँ, ये हम क्या हेडिंग क्या हमारी? ठीक है जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट अबाउट वेदर द अकाउंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल। अच्छा अब यहाँ आगे रुक जाओ, एक और वर्ड आपकी जिंदगी में आगे, कौन सा वर्ड? देखने में आगे बढ़ नहीं सकता, मुझे फौरन से एक वर्ड रोक लेता है। अब अगर ये वर्ड नहीं पता मैं आगे कैसे पढ़ूंगा यार? थ्योरी का पेपर है भाई। कहो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल गलतियां, मटीरियल गलतियां। 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3। अल्फा, ब्रावो, चांदनी, क्लास 4। एल्फा, ब्रावो, चार्ली। पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। रिपीट, कहो MM। इसका शॉर्टकट क्या है जी? कहो MM। मटेरियल में स्टेटमेंट, 3 चीजें, अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ट्रीटमेंट का मसला है MM, गलत पॉलिसी का मसला है MM, क्लाइंट ने या तो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है या गलत दिया हुआ है MM। कहो MM। 3 एग्जांपल्स, पॉलिसी, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर। 3 एग्जांपल्स, 2 रास्ते, या तो फ्रॉड का रास्ता या एरर का रास्ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के होने की 2 वजूहत, या तो बिकॉज ऑफ फ्रॉड होगा या एरर होगा। कहो फ्रॉड एंड एरर। ये हम कवर करेंगे आइजा 240। कौन सा आइजा है? 240 टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। व्हाट इज फ्रॉड? ठीक है, लड़का अपने हिसाब से बात कर रहा है। कहो फ्रॉड। फ्रॉड किया जाता है, एरर हो जाता है। यही तो मसला है, क्योंकि दिल तो पागल है। मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं इंडिया में। कहो फ्रॉड किया जाता है, एरर हो जाता है। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल, और वही मरवा देता है। फिर इंसान पूरी जिंदगी फंस जाता है। अरे यार क्या कर रहा है तू? कहो फ्रॉड इज इंटेंशनल और एरर इज
दो रास्ते हैं, तीन एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। अब आगे सिलेबस में जब जब मैं एमएम कहूंगा तमाम कारकुनान कितनी एग्जाम्पल सोचेंगे और कितने रास्ते? सर दोबारा पढ़ें। ऑब्जेक्टिव जी। Objective of an external auditor to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement has been prepared in all material respects in accordance with an एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अकाउंट्स बनते हैं वो किसकी बेस पे बनते हैं? क्या हमारा अपना कोई लोकल स्टैंडर्ड है? अपना तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम तो बिजी हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज के अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। लिहाजा हम किसके मानने वाले हैं? अल्लाह रसूल के बाद किसके मानने वाले हैं? IFRS and IS। इसका मतलब है जब भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में अकाउंट्स बनते हैं, अगर डेप्रिसिएशन का मसला है तो हम किस फ्रेमवर्क में देखते हैं? 16 एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, किस फ्रेमवर्क में देखते हो? प्रोविजन बनेगा नहीं बनेगा, किस फ्रेमवर्क में देखते हो? इसका मतलब है ये दोनों हमारे लिए क्या है? कहो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी मसला होगा इस फ्रेमवर्क में देखें। अगर पाकिस्तान के अपने कोई अकाउंटिंग लोकल स्टैंडर्ड्स होते तो हम उसको बोलते हैं पीके गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, हमारा चूंकि अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है और ये एक बहुत बड़ा गैप है। लिहाजा हम किसके मानने वाले हैं अल्लाह रसूल के बाद? क्योंकि ये कहलाएगा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ आ रहा है जी? आगे चलें। इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल IFRS एंड IS एंड रेलेवेंट लॉज, कंपनीज एक्ट 17। आखिरी बुलेट नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। to report on the financial statements to the shareholders are required by as required by the ISA in accordance with the auditor's finding during the audit। ठीक हो गया जी हज़रत। अच्छा, अब आप आए पेज नंबर 21 के ऊपर। सॉरी, क्या समझ नहीं आया? पढ़े, क्या लिखा हुआ है? To report on the financial statements to the shareholders। टू रिपोर्ट ऑन दी अकाउंट, थोड़ा सा अंग्रेजी पे और भी करना पड़ेगा, ठीक है? टू रिपोर्ट ऑन दी अकाउंट टू द शेयर होल्डर्स एज रिक्वायर्ड बाय आइजा इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। इसका मतलब है कि अगर दौरान ऑडिट कोई मसला है, कोई इशू है, कोई ट्रीटमेंट का मसला है, कोई डिसऑर्डर का मसला है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने उसको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। टू रिपोर्ट ऑन दी अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर एज रिक्वायर्ड बाय आइजा। क्या वो अकाउंट्स, क्या वो ऑडिट? देखें, दो चीजें, हम ऑडिट कर रहे हैं एज पर आइजा, हम ऑडिट कर रहे हैं एज पर आइजा, ट्रीटमेंट चेक कर रहे हैं एज पर IFRS। बड़ा अहम नुकता है भाई। ऑडिट कर रहे हो एज पर व्हाट? ट्रीटमेंट चेक कर रहे हो एज पर व्हाट? लेकिन जो तुम शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग करोगे वो एज पर IS है या आइजा है? आइजा, वही तो लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ो। To report on the financial statements to the shareholders as required by the ISA। हमारी जिम्मेदारी यहां दी हुई है, IFRS में नहीं दी हुई है। वो IS है, ये आइजा है। वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। आगे चलो। इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। इसका सिंपल तर्जुमा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि जो भी आपने ऑडिट में ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, जो ऑडिट में अकाउंट से मसाइल हैं, उसकी रिपोर्टिंग आप एज पर आइजा कर रहे होगे। जो हम रिपोर्ट में सीखेंगे ना, ये फाइंडिंग किसको बता रहे हैं आप? क्योंकि कंपनी के ओनर्स कौन है? ठीक है। अब जरा दोबारा है पेज नंबर 21 पर है, जहां दिया हुआ इनहेरिट लिमिटेशंस। जरा पढ़े इसको, शाबाश। Inherent limitations of an external audit। इनहेरेंट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? जी पढ़े, शाबाश। Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit। अच्छा, एक मिनट, तमाम बच्चे पेज नंबर 21 पे आ गए जी? हेडिंग हम पढ़ रहे हैं इनहेरेंट। ये वो लिमिटेशन है जिनकी वजह से एक ऑडिटर कभी भी गारंटी 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस। पढ़ो शाबाश।
Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit because of inherent limitations of an audit ठीक है, that affect the auditor's ability to direct material misstatements in the financial statements. ठीक है, It can also be said that the auditors can never certify that the accounts are correct. They can only express a reasonable assurance on the financial statements of the company. ठीक है, Reasonable assurance is the concept that there are no material misstatements in the financial statements taken as a whole. अच्छा अभी देखा मैंने आपको बताया कि अश्योरेंस का एक टॉपिक बाकी है, अश्योरेंस एंगेजमेंट का टॉपिक अभी, लेकिन मैंने क्या बताया व्हाट इज रीजनेबल। अब अगर कोई सवाल करे व्हाट इज रीजनेबल तो तुम जवाब क्या दोगे? रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट इस तरह पढ़ाऊंगा तुम जुमले खुद से ड्राफ्ट कर लोगे। कहो रीजनेबल लेवल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एन बिकॉज देयर आर, ये वो चीजें हैं जो हमारे ऑडिट के प्रोफेशन का पार्ट है। आगे चलो जरा, फिर आ रहा है तुम्हारे पास एक जुमला लिखा हुआ व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस, इसको फिलहाल छोड़ दो, पार कर लो, आगे बढ़ जाओ। These inherent limitations of an audit are as follows. पढ़ो जी। External auditors conduct examination on a test basis. टेस्ट बेसिस दैट इज They work on a sample basis. 100% टेस्टिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल। कहो 100 आइटम है, 20 चेक कर रहे हैं, 30 चेक कर रहे हैं, 40 चेक कर रहे हैं, 60 चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सैंपल साइज। या तो सैंपल ज्यादा या सैंपल कम, सैंपल साइज डिपेंड्स अपॉन द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जितनी अकाउंट्स में गलतियों के होने का रिस्क ज्यादा होगा उतना सैंपल साइज ज्यादा होगा। टू बी डिस्कस्ड इन आइजा 315 एंड 530। पिक्चर बाकी आगे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड आपस में लिंक हो रहे होंगे, पढ़ने का मजा आएगा इंशाल्लाह जी। They work on a sample basis and do not check everything in the financial statements. ब्रैकेट Sampling to be discussed later in either 530. अब रुक जाओ, हमारे पास चुका 5-10 मिनट है, मैं सिर्फ तुमको इनहेरिट लिमिटेशन की 2 और एग्जाम्पल बताता हूं और तुमने मेरा साथ देना है और फिर इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपने बुकलेट से कवर कर लेंगे। मैं समझाने जा रहा हूं कौन सा वर्ड, इनहेरिट। अच्छा ठीक है, अब तुम बोर्ड पे देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ठीक है जी। हम समझो कि ऑडिट के ना मेन पार्ट में हम दाखिल हो गए हैं, ऑडिट की बाउंड्री शुरू हो गई, हम ऑडिट के सरहद में दाखिल हो गए जहां हमें ऑडिट दिखना शुरू हो गया भाई। इनहेरिट लिमिटेशन का अंडा मैंने पूरा कर दिया और मैंने पहला लिखा क्या, आपने साथ देना है मेरा, क्या दूसरा क्या लिख रहा हूं, पढ़ो साथ साथ। एफ से कैसे बन सकता मटेरियल स्टेटमेंट? तू फहमीदा कहता, फालूदा कहता, फुरकान कहता, फरहान कहता, फैन कहता, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिस्क ऑफ, ठीक है। और तीसरा बिकॉज ऑफ प्रोविजन। सी आज मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं, कल मैं तुम्हें पढ़वा दूंगा, बात समझो मेरी, ठीक है? आज साथ दोगे ना मेरा? हम ऑडिट करने गए, हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं जिसके बैक एंड पर सपोर्टिंग एविडेंस भी है, इनवॉइसेस हैं, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चलान और तुम्हारा कस्टमर रिसीट्स हैं और बैंक स्टेटमेंट है और सप्लायर स्टेटमेंट है और एग्रीमेंट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी बेस पर तुम्हारा बना हुआ है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, जिसकी बेस पर क्या बन के निकल रहे हैं, अकाउंट्स। बेसिक पढ़ा है ना हमने, जीएल और ट्रायल बैलेंस, उसकी बेस पे क्या बना होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसकी बेस पे क्या बने होंगे, फाइनेंशियल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड था सीएफओ, टॉप के 4 बंदे मिले हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन 12 महीने में हुई लेकिन वो अकाउंट से गायब हो गई, कुछ एसेट परचेज हुए हैं, ना वो फिजिकल नजर आ रहे हैं ना बुक्स में है। बात समझ आ रही है? क्लास में कितने एसी लगे हुए हैं? अब लोग गिन रहे हैं, इसको भी लोग गिन रहे हैं, देख के नजर नहीं आ रहा कितने एसी लगे हुए हैं। पूछो कहां से आए? चोरी किए हैं। कहां से आए? चोरी किए हैं। सुन लो, इसको शक पहले ही था। सर आपकी शक्ल लेके लग रहा है दोनों किसके हैं, चोरी किए हुए हैं। इसने कहा सर नहीं आप सच्चे आदमी लग रहे हैं, सर आप मुझे एक काम करें, मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएं। जब मैंने तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाया
तो मेरे पास दोनों की इनवॉइस भी निकल आई, ये मेरे फिक्स एसेट रजिस्टर में भी आ रहे हैं, मैं इन पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहा हूं, ये मेरे जीएल में भी आ रहे हैं, ये मेरे ट्रायल में भी आ रहे हैं। अब बोलो आपको शक है? अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये एसी वाकई में मेरे हैं लेकिन पसे पर्दा 2 नंबरी है, जो दिखा रहा हूं वो भी झूठ, जो समझा रहा हूं वो भी झूठ, सपोर्टिंग कागज वो भी झूठ, अगर तो तुम्हारे पास कॉन्ट्ररी अगर तुम्हारे पास एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी नहीं है तो तुम मेरे सच को, तुम मेरे झूठ को भी सच मान लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब है जो मैं तुमसे कहूंगा तुम उसको सच मान लोगे। 12 महीने 365 दिन कंपनी ने कहीं ना कहीं 2 नंबरी की होगी, जहां तुमने एसेट्स को मैनिपुलेट किया होगा, तुमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर और उनको अमेंड भी किया होगा। तुम ऑडिट करने जा रहे हो बैलेंस शीट डेट के बाद, और तुम ऑडिट कर रहे हो किस बेस के ऊपर? लिहाजा ये रिस्क है कि अगर मैनेजमेंट के की लोग आपस में मिले हुए हैं, कागजात, एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑल्टर्ड है, तो ये रिस्क है कि कहीं अकाउंट्स में कहीं फ्रॉड हुआ होगा, हो रहा होगा, तुम्हारे प्रोसीजर करने के बावजूद, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बावजूद कहीं ना कहीं फ्रॉड छुपा हुआ होगा, क्योंकि ये रिस्क है कि हो सकता है फ्रॉड हो और तुम ना पकड़ पाओ। आइजा 240 में पढ़ेंगे, ए ऑडिटर तुम ऑडिट करने जा रहे हो, फ्रॉड पकड़ने नहीं जा रहे, फ्रॉड पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये मैनेजमेंट की है, बीओडी की है। यू आर रिस्पॉन्सिबल to conduct an audit to obtain। सर ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी, मैं हूं ही गहरा आदमी, दिमाग घूम गया, वो भी खाली जगह थी और घूम गया। थोड़ा सा दिमाग को यूं करो, बेहतर फील होगा। ये तो ब्रांड न्यू है, ये तो अनयूज ब्रांड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये रिस्क फेस कर रहे हैं कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ फ्रॉड मौजूद, या तो पकड़ में आएगा या पकड़ में, लिहाजा रिस्क ऑफ फ्रॉड एज पर आइजा 240 फ्रॉड के होने का रिस्क हमारा बन जाता है, जिसकी वजह से हम कभी भी, हम हमेशा कौन सा एश्योरेंस देते हैं? विच इज बट नॉट बिकॉज, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद मुझे जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ आ रही है? इसका मतलब है लॉजिक की बेस पर हम ड्राफ्टिंग, बोर्ड पर कितनी बातें लिखी हुई हैं, कितनी बातें बता दी? आखिरी बात क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज प्रोविजन? एस्टिमेट। वेरी गुड। ये एस्टिमेट कैसे बनता है? इतनी मुश्किल बात ही ना करो ना। IAS 37 प्रोविजंस कहाँ है? ये एसी मैंने 1 लाख रुपए का लिया है, मेरे पास इसका बिल भी मौजूद है। अब इसी बहाने मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, इसी बहाने मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कहो परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट, कोटेशन, ये सारे इस फिक्स एसेट के वो हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तुम केएनएस का ऑडिट कर रहे हो, तुम फिक्स एसेट को वेरीफाई कर रहे हो, ये मेरे केएनएस का एम्प्लॉई है, ये तुम्हें फिक्स एसेट के डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तुमने सारे कागजात देख लिए। एसी की 1 लाख रुपए की कॉस्ट, एसी के 1 लाख रुपए की कॉस्ट को तुम वेरीफाई कर रहे हो क्या? अच्छा, अगर इसकी मैंने कोई पेमेंट अभी नहीं की है, सपोज करो मैंने भी उधार पे लिया हुआ है, तो क्या ये लायबिलिटी है, प्रोविजन है? लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे टाइमिंग भी पता है, मुझे देने और मुझे अमाउंट भी पता है, क्योंकि सपोर्टिंग कागज मौजूद। जवाब दो यार। कंपनी पर एक केस चल रहा है, मैं बहुत ही मुख्तसर बता रहा हूं हजरात, लेक्चर 3 क्लोज कर रहा हूं, यहीं से लेक्चर 4 इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, आपने मेरे साथ देना है। कंपनी पर एक केस चल रहा है, ये बैठी है मैडम दुर्दाना,
ये कंपनी की सीएफओ हैं, उनके बगल में बैठी हैं शबाना, ये रही दुर्दाना, वो रही शबाना। ये कंपनी की सीएफओ है, वो कंपनी की लीगल एडवाइजर है, तू इंगेजमेंट पार्टनर है, तेरा नाम दिलावर है, तू दिखने में भी खतरनाक है, इसीलिए तेरा नाम दिलावर है, मैं क्यूट सा साजिद हूं। सीएफओ कह रहा है ये कस्टमर है, ये कस्टमर है आयशा, कूल आयशा। कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, कस्टमर ने, सीएफओ कह रहा है शायद 8 लाख रुपए की चपत पड़े। लॉयर कह रही है मैंने कल ख्वाब में बाबा जी को देखा है, वो 15 लाख का आवाजें मार रहे हैं। ये कौन है? कस्टमर। इसने केस कर दिया है, ये मुंह फाड़ के 20 लाख मांग रही है। ये कह रही मैं तो 20 लाख लूंगी, ऐसी फेंक के आ गई है। ये कौन है? दुर्दाना। ये क्या कह रही है? 10 लाख। वो ख्वाब में क्या देख के आई है? 15। ये कौन था? ये कह रहा है मैंने ख्वाब में बिच्छू देखा है और बिच्छू 6 लाख पे घूम रहा था। अब 4 अमाउंट आ गई हैं। सपोज करो, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, मुशावरत से कंपनी के सीएफओ ने 8.5 लाख का डैश बुक कर लिया। क्या ये कंफर्म अमाउंट है या ये तुम्हारा एस्टिमेट है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। ये फीस का पार्ट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8 लाख के 6 लाख के तेरा बिच्छू 6 लाख या 12 लाख या 15 लाख, ये तो आने वाला। इसका मतलब है अकाउंट्स में, ये अकाउंट्स है। क्या है ये? अब ये जैसे भी हैं ये अकाउंट्स हैं। अब ये जैसे भी हैं सर, अकाउंट्स में 2 टूटियां लगी हुई, एक पीएनएल की टूटी और ये लोटा रखा हुआ। लोटे में क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स। ये क्या है? बोलते हुए मौत आ रही है ना, मतलब मैं कोई गलत काम करवा रहा हूं आपसे। ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों को मिला के क्या बना? ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, जगह जगह हेयर जगह जगह। ये क्या है? पिंपल्स। मामा पिंपल्स नहीं बेटा, ये जगह जगह क्या बने हुए हैं? प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, प्रोविजन फॉर लॉसूट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जगह जगह क्या है? बिल्कुल फास्ट वर्ड पिक करना फौरन से। दिलावर, आप कौन हो? आप ऑडिट फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर हो। अब ये जैसा भी ये मानना पड़ेगा, ये कौन है? जब ये इस क्लाइंट का ऑडिट करके प्रोविजंस को वेरीफाई कर रहा होगा, तो क्या तुम्हें जो एविडेंस मिलेगा वो हतमी होगा या एस्टिमेट पर बेस कर रहा होगा? इसका मतलब है जब ये वेरीफाई करेगा तो ये भी एक हद तक एस्टिमेट को वेरीफाई कर रहा होगा। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, चूंकि एस्टिमेट है, ये रिस्क है। तेरे वेरीफाई करने के बावजूद, दुर्दाना से समझने के बावजूद, इनसे लीगल एडवाइजर से समझने के बावजूद, हो सकता है जो प्रोविजन अकाउंट्स में तुमने बनाए, तुमने वेरीफाई किए, हो सकता है फ्यूचर में अमाउंट कुछ और हो, डिफरेंट हो। लिहाजा इसका मतलब है इन समरी टू कंक्लूड, प्रोविजंस के होने से, आ जाने से हम कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रोविजंस का होना भी तो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट, 3 कह रहा हूं, एक्चुअल में कितने हैं? क्योंकि ये एश्योरेंस तो, क्योंकि देयर आर co-reasonable is a high but not absolute level of assurance। लिहाजा हमेशा ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हैं? कुछ समझ आया? हजरत 1 मिनट दे रहा हूँ, ये तीनों के नोट कर लें जावश। हजरत बिफोर यू वाइंड अप लेक्चर नंबर 3, आई होप कि आपने लेक्चर 3 एंजॉय किया होगा। कोशिश करके मैंने अपनी पूरी जान मारी है जी। बेस्ट एफर्ट्स हम देंगे इंशाल्लाह। ताली दुआ से बचती है। आपका पार्टिसिपेट करना, आपका रिस्पॉन्ड करना, आपके घर जाके रिवाइज करना मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है जी, ताली दुआ से बचती है। मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं क्लास में आ रहा हूँ, आप एक क्लास में आ रहे हैं, एक में नहीं आ रहे, मसला खतरनाक हो जाएगा। आप क्लास में सैंपल बेस पे नहीं आएंगे,
आप क्लास में 100% आएंगे, ठीक है जी, ये प्रॉमिस है, ताकि मैं आपके मुतालिक क्या दे सकूं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जी। हजरात, बिफोर वी एंड अप एंड वाइंड अप टुडेज लेक्चर, जरा आप वो हैंड आउट निकालें जहां पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये निकाल लें प्लीज। अभी हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वन सेकेंड, सिर्फ मैं तुम्हें एक कंफर्ट जोन में लेके जा रहा हूं। आज मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा हूं कि हम ये पास पेपर क्लास में सॉल्व करेंगे, और तुम ये देखो कि 3 लेक्चर के बाद तुम्हें कितना आसानी से आईकैप के पास पेपर समझ आना शुरू हो गए। जी मेरे दोस्त, आप पढ़ेंगे जी। वंस अगेन, मार्च 17 मैं तुम्हारे सब्जेक्ट से ना दोस्ती करवा रहा हूं। सब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं? फ्रेंडशिप, ठीक है जी। मार्च 17 क्वेश्चन नंबर 6, ब्रावो, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आप। डिस्कस द जी, Discuss the concepts of stewardship and accountability. भाई थोड़ा जोर से पढ़ ले मेरा बच्चा जी। Discuss the concepts of stewardship and accountability in the context of a limited company and fair. एंड फेयर प्रेजेंटेशन, क्या पूछा वो उसने पूछा हुआ अकाउंटेबिलिटी बताओ और ट्रू एंड फेयर व्यू बताओ। 5वीं 6ठी क्लास में आप इसका आंसर देने के काबिल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6E नीचे दिया हुआ, आपने फॉलो करना है मुझे जी। Briefly discuss the concept of professional skepticism. ठीक है, मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 1। सर ये कल के लेक्चर में आएगा जी, हम पढ़ चुके, हम दोबारा एक बार देख रहे हैं, थोड़ा सा हम यूज्ड टू हो रहे हैं। हजरात, जो नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एफर्ट्स। जो मेरे अंदर सलाहियत है, तवानाई, इतने साल का तजर्बा, मैं सारा लगाऊंगा, लेकिन आपका क्लास में मौजूद होना बेहद जरूरी। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जो फिजिकल आ सकते हैं वो काइंडली फिजिकल क्लास में है। फिजिकल क्लास में बैठ के थ्योरी पढ़ने का मजा ही कुछ और है भाई। मार्च 13 पढ़ेंगे जी। Briefly describe the meaning of professional judgment, explain its importance in the context of an audit. एंड याद है पहली क्लास में क्या बताते हैं? एंड को सर्कल कर लिया करें। थ्योरी के सवाल में, चाहे वो MFA का पेपर हो, या वो टैक्स की थ्योरी हो, या वो लॉ की थ्योरी हो, या वो ऑडिट की थ्योरी हो, जब एंड आएगा तो सर्कल कर लेना। एंड से पहले कुछ और है और एंड के बाद कुछ और है। आगे चलो। Identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional. जजमेंट बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, और वो एरियाज बताओ जहां तुम जजमेंट को इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट पेज पे शाबाश। अच्छा, फिर देखो सितंबर 2020, तो तुमको मैं बोर्ड पे एक और जुमला लिख के छोड़ के जा रहा हूं। मैंने तुमको अभी बताया कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। तुमको मैंने कहा कि हम आगे जाके एक टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम क्या है? अश्योरेंस। अब जब तुम बाहर निकलोगे और तुमसे कोई ऑडिट की बेसिक पूछेगा तो क्या तुम अब जवाब दे सकते हो? क्या तुम ऑडिट के जार्गन से फेमिलियर होना शुरू हो चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पढ़ेंगे मेरे दोस्त सितंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 9C। Briefly explain any 4 elements of an assurance agreement. जब ये कवर कर लेंगे तो 4 एलिमेंट्स विल बिकम अ पीस ऑफ केक। आईकेप का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है, और ये 4 मार्क आप एग्जाम में इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे लेस देन 1 मिनट के अंदर। इंशाल्लाह। पेपर नहीं रुकता है, इंशाल्लाह पेपर नहीं रुकता। हम नहीं पढ़ते, हम रिवाइज नहीं करते, हम 11th आवर पे पढ़ते हैं, हम बैकलॉग जमा करते हैं, फिर हम प्रेशर में आते हैं। हम ये प्रेशर ना लें यार। हमने आज तक डे 1 से नहीं पढ़ा, हम इस बार एसके की बात मानकर डे 1 से पढ़ने इंशाल्लाह। हम रिजल्ट से पहले इतना कवर कर लेंगे, हम पे रिजल्ट के बाद लोड ना इतना मैनेज करेंगे ना इंशाल्लाह भाई। बात मानेंगे ना इंशाल्लाह यार। सितंबर 17 देखो और समझ आएगा। सितंबर 17 जो है मेरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा सिनेरियो में सवाल का एक टच है, पढ़ो। Draft and ना क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इन रिस्पॉन्स in response to an audit engagement letter sent to Root Limited, Mr. Aziz Aslam, the new chief executive of RL, has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. जी, हमको पता है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं। तीसरे लेक्चर में सवाल समझ आना शुरू क्यों नहीं आएगा भाई? रिक्वायर्ड क्या कह रहा है वो? Draft an appropriate reply mentioning any 4 reasons why the above request cannot be complied. बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? छा गया, दिल खुश कर दिया भाई, छा गया माशाल्लाह। अब आए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। सितंबर 18 हजरात, छोटा सा एक और सवाल सिनेरियो बेस्ड। सर सॉल्व तो नहीं करा, अभी सॉल्व नहीं करा रहा, सवाल पढ़वा के तुम्हारी ऑडिट से दोस्ती करा रहा हूं मैं, ठीक है जी। हमसे हो चुकी है, इंशाल्लाह इससे भी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे, पूरा सवाल पढ़ेंगे। A friend of yours
has invested in the shares of Ascender Limited. ठीक है, आप शॉर्टकट बोल के ए लिमिट कर दो उसको, ए लिमिटेड। आगे चलो। On receiving the company's annual On receiving the company's आगे चलो। he made the following comments. The किसने कमेंट किए? तुम्हारे दोस्त ने। तुम्हारा एक दोस्त था खालिद नाम है उसका, वो तुमसे डिस्कस करे चाय के ढाबे के ऊपर। क्या पढ़ो? The auditor has expressed an unqualified अच्छा, कहो व्हाट इज अनक्वालिफाइड। अभी तीसरा लेक्चर है, कहो व्हाट इज अनक्वालिफाइड। वो ओपिनियन जिसमें हम कहते हैं अकाउंट्स ठीक हैं, ठीक है बोले तो आगे चलो। Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of transactions, therefore the financial अब टेस्टिंग मेजोरिटी में भी क्वेश्चन मार्क है। जरूरी नहीं है कि हम मेजोरिटी टेस्ट करें। अगर मेजोरिटी कर भी ले तो क्या 100% टेस्टिंग है? क्या सैंपल वेरी होता है? सैंपल कम ज्यादा हो सकता है। therefore the financial statements are correct in all respects. जोर से आवाज बुलंद करो। Since no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported, एक मिनट, कह रहे सिंस नो, गौर करें, सिंस नो control नीचे तू जोर से पढ़, तू बाकी बच्चे मुझे देखें। सिंस नो deficiencies एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैज बीन, हमको पता है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है। इसका मतलब है हो सकता है, जरूरी नहीं कि फ्रॉड हो तो रिपोर्ट हो सकता है अकाउंट्स में कहीं ना कहीं फ्रॉड छुपा हुआ आगे चलो। I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation. ये कमेंट तुम्हारा दोस्त दे रहा है कि चूंकि ट्रू एंड फेयर दिया गया है, इसका मतलब है कोई फ्रॉड नहीं है, इसका मतलब है रिस्क बिल्कुल में जो है ना वो जीरो हो गया है, इसका मतलब है फ्यूचर में पैसा बड़ा सिक्योर है, इसका मतलब है कंपनी में कोई मसला नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? तीसरे लेक्चर में आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। एग्जामिनर ने पूछा क्या, आईकेएफ ने पूछा क्या, पढ़ो। Write a letter to your friend to remove his misconception related to the audit of financial statements, including brief explanation of your point of view. तीसरा लेक्चर है, अभी कुछ घंटे हुए हैं, कुछ बच्चों की आज पहली क्लास है। अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें आप, नीचे आईकेएफ का आंसर दिया हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता तुम थक चुके हो। तुम सिर्फ इसका पढ़ लो शुरू की 2 लाइनें और तुम बोलोगे सर जबरदस्त छा गया। पढ़ो। I received your comments. आंसर पढ़ना है आप आईकेएफ का जी। I received your comments on the audit report of Ascender Limited and want to clarify that the auditor, because of inherent limitations of audit, cannot reduce audit risk to zero. Therefore, the auditor provides a reasonable assurance, but not absolute assurance, that financial statements are free from material misstatements. सारे वर्ड बोर्ड पे लिखे हुए। सब्जेक्ट आसान है मुश्किल है, डिपेंड करता है पढ़ाया कैसे जा रहा है, डिपेंड करता है आप कितना इन्वॉल्व हो जाते हो। बात समझ आ रही है? एक आखिरी सवाल बस फिर ऑफ कर रहे हैं। आईसीडब्ल्यू का सवाल पढ़ लें जी। हम क्लास में F8 भी देखेंगे, हम ICMA भी देखेंगे, ICW भी देखेंगे, लेकिन हमारा मेजर जो बेस क्या होगा? हमारा जो मेजर बेस होगा दैट वुड बी अब्बू जी। कौन अब्बू जी? कौन? आईकेएफ जी। पढ़ लें जी। जो इंगेजमेंट पार्टनर। सवाल शुरू कैसे हुआ है? हमको पता ये कौन है, पढ़ो शाबाश, वेरी गुड, छा गए। You are the engagement partner responsible for the audit of ABC company for the year ended 30 June 2018. ठीक है जी। You have provided the report to shareholders on 30 September 2018. ठीक है जी। An error had recently been discovered in covered in ABC. हाँ ये ग्रामर है। An error has recently been discovered. An error has recently been discovered. Covered in ABC company by the managing. ये जुमला हो जाएगा an error has recently been discovered by ABC company by the MD। ठीक है, सही कर लेंगे इसको। आगे चलें। During investigation, it was discovered that error was present in the financial statements for the year ended 30 June 2018. ठीक है जी। Managing director of the ABC company has written to the company's auditor stating auditor's report in which it was mentioning that these financial statements had been prepared in accordance with IFRS. बोले तो अकाउंट्स में क्या दिया हुआ था कि सब कुछ, और एमडी ने क्या पकड़ लिया? कुछ फ्रॉड पकड़ ली। फ्रॉड नहीं, उसने कोई एरर पकड़ा, एन एरर लिखा हुआ। ठीक, आगे चलो। Managing director is requesting an explanation from the engagement partner as to how they could. वो जवाब मांग रहा है कि भाई जब तुम ट्रू एंड फेयर दे रहे हो तो तुमसे ये गलती ओवरलुक कैसे हो गई? लाओ अपने हाथ लाओ, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा जी। आगे चले। What points should the auditors make in response to the managing director? वंस अगेन इनडायरेक्टली क्या पूछा है?
एग्जामिनर कान यहां से पकड़े, कान यहां से पकड़े, कान घुमा के पकड़े, लॉजिकली क्या पूछ रहा होगा वो? बात समझ आ रही? आया कॉन्फिडेंस? 3 लेक्चर का बाद सुकून हुआ? क्या की वर्ड याद हो गए? चलें जी, अपना बैग पैक करते जाएंगे, चीजें रखें, लेकिन मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ऑडिट के जार्गन: ट्रू एंड फेयर व्यू, इंगेजमेंट टीम, ऑडिट टीम, इंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट फर्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, assurance, absolute level of assurance, reasonable level of assurance, moderate level of assurance। reasonable देते हैं ऑडिट में, मॉडरेट देते हैं रिव्यू में। ऑडिट एंगेजमेंट कुछ और है, रिव्यू एंगेजमेंट कुछ और है। ऑडिट में कुछ और करते हैं, रिव्यू में कुछ और करते हैं। टू बी डिस्कस इन फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस जिसकी वजह से वी कैन ओनली एक्सप्रेस आवर रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। हजरत, थैंक यू सो मच। दिस कंप्लीट्स कैफ 8 ऑड एश्योरेंस लेक्चर नंबर 3। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।